उर्दू को एक टैग लग गया कि मुसलमानों की ज़ुबान है। जिन्होंने उनकी पहली नज़म नसरी नज़म जो लिखी थी वो 7वीं या 8वीं जमात में लिखी थी। या तो नया कहो या तो फिर या नए अंदाज से इतना की गज़ल इजाद किसने किया? कि औरंगाबाद वो जमीन है जहाँ से गजल को असल शनाख्त थोड़ा शायरी एक्सप्लेन कर दीजिए कि एटलीस्ट ये तो रदीफ काफिया पर ये चीज़ें रहनी चाहिए तब जाके आप इसको शेर कह सकते हो। तो बहरहाल वो हमारी पुटी में पड़ गया। उसका नतीजा ये हुआ कि मैट्रिक तक आते आते हमारे अंदर वो जरासीम अच्छे से सरायत कर गए। हर जुबान की एक तहसीब होती है और हर तहसीब की एक जुबान। और अगर मैं अच्छा शेर मराठी में कहूँगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता मराठी जुबान का मकबूल शायर होने से। गजल की कमाल यही है कि शायर कुछ ना कहे लेकिन हर किसी को ये लगे कि ये मेरे दिल ये मुझ पे गुजरी है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लिटरेरी। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उर्दू और अदब की। और अदब से आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो एक शायर है, और ऐसे शायर है कि जिन्होंने उनकी पहली नज़म नसरी नज़म जो लिखी थी वो 7वीं या 8वीं जमात में लिखी थी। और पहला मुशायरा जो पढ़ा उन्होंने वो 15 या 16 साल की उम्र में, जब उनकी 10th भी नहीं हुई थी, उसके एग्ज़ाम से पहले उन्होंने मुशायरा पढ़ा। और मुशायरा भी पढ़ा तो जो उनके साथ शोरा थे उसमें बशीर बदर थे, समर इकबाल जो उनके उस्ताद है वो थे, और भी बहुत शोरा है उसमें। एक तो इतनी अच्छी जो स्टोरी है हम सर से ही सुनेंगे। तो हम सर का इफ्तिताम करते हैं, सर को शुक्रिया कहते हैं कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की। हमारे साथ है डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन सर। कैसे सर आप? जी बहुत अच्छा हूँ और बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर लिटरली के इस एपिसोड में। इंशाल्लाह मैं आप पसंद है। जी जी सर, मैंने आपका जब रिसर्च कर रहा था तो आपका जो बताया आपने कि वतन तो औरंगाबाद है, फिर आपके वालिद साहब परवनी चले गए थे। परवनी में फिर आपका जो प्राइमरी एजुकेशन वो औरंगाबाद में हुआ था, फिर उसके बाद परवनी में आपने हायर एजुकेशन किया। और आपके जो पहली उस्ताद थी जो आपा जिसको आप कहते थे, हाँ, आपा ने आपको एक तो सबको ये इनकरेज करते थे कि आप लोग लिखे, क्योंकि स्कूल का जो मजमुआ छपता था तो उसमें सबका आता था। तो आपने वहाँ से पहली नसर जो लिखी थी नसरी नज़म, हाँ, वो स्कूल का एक सालाना मुजल्ला हुआ करता। वो हमारी अस्मत आपा जो थी वो हमको बहुत बाद में पता चला कि वो बहुत अच्छी शायरा और हज़ी तकल्लुस करती थी। अच्छा, अस्मत हज़ी के नाम से वो अरबी रसायल में खूब छपती थी और बड़ी मकबूल थी। लेकिन वो और हमारी ऐसी नहीं थी कि हमको ये सब समझ में आती है। किसे मुताले का ज़ौक़ वैसे घर में भी था, और स्कूल में जब इस तरह के असातिज़ा मिल जाए तो महमीज़ का काम करता है। मतलब एक अजीब तरह का कैटलिस्ट कि आदमी को सिवाय मुताले के और ज़ुबान के शौक़ के कोई दूसरा शौक़ ना। तो अस्मत आपा ने इनको बहुत ज़्यादा इंकरेज किया इस बात पर कि हम मुताला करें। जब उन्होंने कहा कि अपन कोई ना कोई चीज़ लिख कर लेके आओ मुजल्ले के लिए, तो सब बच्चों ने अफ़वाल ज़रीन, किसी ने लताए, किसी ने कोई अच्छी सी कहानी। अब वो सब उम्र ऐसी थी, मतलब साथ ही बल्कि 8वीं जमात में थे हम लोग। तो ये था कि खुद से लिखने का मसला तो मुश्किल था। जब सबके पास से इसी तरह की चीज़ें जमा हुई, अस्मत भाई ने हमको बुलाया, कहा कि भाई क्या किसी के पास कोई अपनी चीज़ नहीं है, कुछ लिख नहीं सकते हो पुक्का? तो फिर कुछ बच्चों ने अपने तौर पर अपने स्टोरी वगैरह लिखना चाहिए। अब हमको शुरू से एक शौक़ था कि भाई थोड़ा मुख्तलिफ होना है। शायरी का शौक़ तो उसी वक्त से था। अच्छे शायर लिखना, नोट करना, डायरी में लिख के रखना, हमको याद करना। तो हमने सोचा हम एक नज़्म लिखेंगे। जब हम नज़्म लेके पहुँचे वहाँ पर तो आका बहुत खुश है और उन्होंने इसकी इस्लाह करके बोले मेरे बेटा ये छप जाएगी। अब वो जब छपी है तो उसमें से कई मिसरे बदले हुए थे, मतलब ज़ाहिर है कि वो बेबहर्जे से उन्होंने बदल के अपने मिसरे लगाए। तो बहुत उत्साह आया था कि आज सब में ये नहीं करना था हमारे साथ, और आपने हमारी नज़्म को पूरा बदल दिया। तो
हम कहा कि बेटा इसके अंदर बहर होती है, इसमें वजन होता है, ये होता है। हम बोले हमको पूरा बताइए क्या हो। तो उन्होंने बोले कि नहीं इतनी ज्यादा जोर मत जाओ। तो उन्होंने बताया कि देखो ये ना थी, ये एक बहर है, ये एक वजन, अब तुम क्या करो, इसके ऊपर तुम कुछ कर सकते हो। तो बहरहाल वो हमारी कुटी में पड़ गया। उसका नतीजा ये हुआ कि मैट्रिक तक आते आते हमारे अंदर वो जरासीम अच्छे से सरायत कर गए थे। और हमने पहली एक नसरी नज़्म मैंने जो लिखी थी, वो जो पहली औरंगाबाद टाइम्स में सभी दिन शाया हुई थी, वो थी भूख और चांद। भूख और चांद, आपने उसको रिलेट किया था कि चांद जो है रोटी की तरह नजर आता है भूखे इंसान के लिए। यस। तो एक सर, मैं अभी सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, मैं पेशे से अदब से नहीं जुड़ा हूँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। मैं थोड़ा मजा ही है, तो अगर मैं कुछ ऊपर नीचे कर दूँ तो पहले ही माजरत है आपसे। और दूसरा सर का तो मैंने एक ही तारुफ किया, ये शिवाजी कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट के हेड पे रह चुके हैं और इनका बहुत बड़ा काम रहा है। ये पीएचडी की इन्होंने गजलों में, मराठवाड़ों की गजलों में पीएचडी की है। तो मराठवाड़ा में उर्दू गजल के ऊपर पीएचडी की है। तो इनसे बेहतर हमारे को कोई गेस्ट नहीं मिल सकता था जो हमको तारीख भी दिखाए गजलों की। क्योंकि हम बोलते हैं कि औरंगाबाद से गजल बनी है और नाम भी गजल का औरंगाबाद से लिया, तो हम ऐसे शख्सियत को लेके आए जो आपको बारीकी से दिखाएंगे कि ये कहाँ से हो और कैसे हो, क्योंकि उन्होंने पीएचडी उस मौजूद में की है। तो सर आपने फिर ये आपका ये तो हो गया, स्कूल वाला हो गया। फिर आपने जो पहला मुशायरा पढ़ा था, आपको शायद पता नहीं था कि आप पढ़ने वाले हैं उसमें। जी जी बिल्कुल नहीं। एक वॉलेंटियर थे हम, क्योंकि हमारे उस्ताद उसको ऑर्गेनाइज करते थे, तुरामरी सर, जो बाद में मतलब हमारे साथ ही वो हमारे कॉलेज में भी ट्रांसफर हो गए, प्रोफेसर हो गए वो उर्दू के बाद में। पहले वो भी हमारे साथ हाई स्कूल में थे। तो वो जब कन्वीनर थे तो ये हुआ कि जब मुशायरा ऑल इंडिया मुशायरा परवनी का पहला से जिसानी ऑल इंडिया मुशायरा हुआ, तो कलेक्टर से त्रिपाठी साहब, जिन्होंने पहली मरतबा परवनी वालों को बताया कि मुशायरा। अब उसके अंदर ये हुआ कि शोरा की तादाद उस वक्त भी खासी होती थी, तो मुकामी शायरों में किसको पढ़ाना, ये बड़ा मसला था। और उसमें सिफारिशें और बड़ा प्रेशर था। तो हमारा मसला ये था कि हम तो वॉलेंटियर थे। वॉलेंटियर का काम ये होता है कि भाई कन्वीनर साहब जो हमारे उस्ताद थे, उनके हुक्म पर हम अमल करें। किसी को पानी चाहिए, किसी को चाय चाहिए, ये काम हमारा था। अब ये हुआ कि वो वहाँ की नशिस्तों में हम पढ़ने लगे थे। तो हमारे उस्ताद को ये लगता था कि इसमें जरासीम अच्छे खास। फिर उन्होंने बताया कि भाई किसी को नहीं पढ़वाना, मेरा बच्चा पढ़े। तो बोले तुम्हारी गज़लें सुनाओ। अब हमने गज़लें सुनाई, उसमें से एक गज़ल हमारी सिलेक्ट हुई। मैंने बस ये 7 चेक तुम लोग पढ़ ले रहे। मैं ठीक है पढ़ ले रहे। उसके अंदर एक शेर था, मतलब मैट्रिक के बच्चे के जुबान से वो शेर सुन के सब लोग थोड़ा सा हैरान भी हुए थे कि जिंदगी भूल गई रास्ता अपने दर का, अब नहीं कोई खरीदार हमारे सर का। तो लोगों ने देखा, लेकिन इसके अंदर मेरी उम्र का एक शेर भी था जो मेरे पहले दिन से मेरी शोहरत का आवाज बना कि ये कि ए हवा पेड़ गिराना तो तुझे आता है, मेरी खातिर कोई चिलमन कोई पर्दा सर का। तो वो था हमारी उम्र का शेर। और उसमें मुशायरा बिल्कुल लिटरली मतलब 10,000 लोगों का मजमा, और उड़ गया। मुझे वो शेर कई मरतबा पढ़ना पड़ा। और बस वो दिन था। दूसरे दिन हमारे पाँव जमीन पर नहीं थे कि तो सारा शहर जानता था कि शायर बतौर शायर। और फिर ये हुआ कि सलीम नाम के कई लोग होते, लेकिन सलीम शायर अगर आप बोल देते तो हर कोई पहचान लेता। सर वो क्या वाकया था जिसमें आपको आपके उस्ताद ने बोला था कि जैसे खमर इकबाल साहब ने आपको टिक करके दिया था कि ये 5 ही आपने अशार पढ़ना है, और उसके बाद आपको बोला कि प्रैक्टिस करो। वो जो हॉल था वहाँ पे बशीर बदर साहब भी थे, क्योंकि बशीर बदर साहब मेरे पसंदीदा शायर हैं। उनको बशीर बदर साहब को बहुत निजामत कर रहे थे वो। अच्छा, वो निजामत कर रहे थे बशीर बदर। और आपने बोला 1-2 और शायर थे जो आपकी हौसला अफजाई कर रहे थे कि उनको लगा शायद एक बार खमर इकबाल साहब ने बोल दिया था कि आपके उस्ताद को ये नहीं पढ़ पाएंगा, ऐसा भी कुछ कहा था। तो यही हुआ ये कि पहले हमारे गेस्ट हाउस में सारे शोरा के सामने जब तुराब साहब ने कहा, और हम खमर इकबाल को तब तक वो दिखाने लग गए थे हमारा कलाम, तो बोलने लगे कि खमर साहब इसको पढ़वाना। तो बोलने लगे चलो ठीक है,
अब वो सारे शोरा बैठे हैं। खुमार सबसे बड़ा प्रेशर ये था कि मुशायरे की निजामत तो बशी बदल कर रहे थे, लेकिन अपने हक का मुशायरों का और अदब का बड़ा शायर खुमार बाराबंकी उसकी सदारत। और वो कमरे में जिसमें हमको पढ़ना था वहाँ पे खुमार बाराबंकी मौजूद थे, वाली आसी थे, केशव बहारी नूर थे। तो जब वो 7 शेर जो मुंतखब किए गए थे मैं पढ़ने लगा तो मेरी टांगे लरस रही थी। आपको एंजाइटी बहुत अब चढ़ गई थी, मतलब स्टेज प्रेशर एकदम, मतलब एकदम हाई एंग्जाइटी लेवल। तो फिर इसके बाद ये देखने के बाद खबर भाई ने बोले कि ये नहीं पढ़ पाएगा। वो वाली आसी थे वहाँ, वाली आसी बोली मैं पढ़वाऊंगा बेटा, मैं के पीछे बैठा रहूंगा, तुम डरना नहीं। तो मुझे वो दिन याद है कि उस जमाने में इस तरह के कैमरे वगैरह इतने वो नहीं होते थे, लेकिन जब मैं पढ़ने खड़ा हुआ तो मेरे पीछे वाली आसी बैठे थे और वो दाद भी दे रहे थे और बार बार जो है तो मुझे तो पीछे से ऐसे सहारा भी दे रहे थे, बेटा डरना नहीं, पूरी पढ़ना है, पूरी पढ़ना है। तो हम 7 शेर पढ़ लिए, लेकिन ये हुआ कि चौथा शेर था वो कि हवा पे गिराना तो इस जो ऑडियंस पर आपके साथ लिया उसने जो वो किया तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरी टाइम लड़ना भी कम हो। ये सर सब लाइफ आर्टिस्ट के साथ होता है। जैसा हम जो कॉमेडियन लोग रहते हैं, हमारे पास ऐसा था कि स्टेज पे जाते ही पहला अगर हमने जोक किया और ऑडियंस का अपलॉड्स या उनका आ गया, कुछ रिएक्शन आ गया, तो फिर प्रेशर चले जाता है पूरा कि अब तो ये मेरे साइड हो गया, अब मैं इसके बाद देख लूंगा जो भी है। तो ये लाइव आर्टिस्ट सबके साथ मतलब ये सेम चीज होती है। सही। दूसरा, आप जब आपने वो पढ़ा उसके बाद, तो उसके बाद आप अभी एक मेरे को एक चीज बताने की, आपका तो ऐसा उर्दू के साथ एक वो लक़ब लगा देते हैं कि उर्दू तो अगर कुछ दिल टूटा है किसी का तो वो शायरी में आया, फिर या फिर जो उर्दू के साथ हमको एक टैग लगा देते कि ये साउथ ईस्ट एशिया की फ्रेंच है। तो उर्दू को सिर्फ एक नजरिए से देखते हैं कि इसमें तो सिर्फ शायरी है, शायरी के अलावा जो लिटरेचर है उर्दू का उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। जैसे आपकी पहला अदब का आपसे शायद इब्ने सफ़ी से आपकी शुरुआत हुई थी, तो आप थोड़ा इब्ने सफ़ी बता सकते हैं जैसे नॉन ऑडियंस के लिए, जैसे नॉन उर्दू ऑडियंस के लिए, कि इब्ने सफ़ी क्या है और कैसे एक वो अपने पाए का जो है डिटेक्टिव नॉवेल्स है इब्ने सफ़ी का, अगर क्योंकि इंट्रोड्यूस कर सके कि हमारा जो ऑडियंस है, एक तो वो उर्दू शायद उर्दू को जानता है भी तो सिर्फ शायरी के लिए जानता है, और उनको ये भी नहीं पता कि उर्दू में शायरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं लिटरेचर के अंदर। तो इब्ने सफ़ी आपकी ज़िंदगी में कैसा है और इब्ने सफ़ी क्या है, अगर आप एक नॉन उर्दू ऑडियंस को ये बता दें। पहले तो हम सबको ये जानना चाहिए कि हर जुबान की एक तहसीब होती है और हर तहसीब की एक जुबान। तो ये दोनों तहजीब और जुबान एक दूसरे से बिल्कुल लाजिम और मलजूम कि हर जुबान की अपनी एक तहजीब होती है, हर तहजीब की अपनी एक जुबान होती है। उर्दू की अपनी एक तहजीब है और उर्दू तहजीब की जुबान उर्दू है, ये हमको समझ लेना चाहिए। अब इस तहजीब में एक मतलब अवामिल जिसको हम कई अवामिल, मैं इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में वो करना चाह रहा हूँ कि हमारे ऑडियंस जो है बहुत सारे, अगर आप पूरा जो नॉन उर्दू ताज़ीम का जो काम रहता है कि अगर कुछ हाँ, तो कई फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एक अहम फैक्टर है वो जो जिसको आप इश्क कहेंगे, मोहब्बत कहेंगे, प्यार कहें। तो इस जुबान का जो गलबा है मतलब इस पर जो इश्क और हुस्न का गलबा है, उसकी वजह दूसरी है। उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत मिक्स्ड कल्चर की जुबान है। इसके कई नाम बदले, इसको लश्कर की जुबान भी कहा गया, इसको रेख्ता भी कहा गया। तो इसकी वजह यह है कि दुनिया की कोई जुबान ऐसी नहीं है जो अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है अलग अलग ज़बानों से अख़ज़ करके बने। ये दौर है, उर्दू के पैदाइश का दौर है हिंदुस्तान में, जदीद हिंद आर्याई ज़बानों के उभरने का दौर है। वो पीरियड था, हर तारीख में कुछ पीरियड्स आते हैं। 10वीं सदी मतलब 10th सेंचुरी के आसपास में हमारी जितनी इंडिया में लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें मराठी भी आती है, दारुल लैंग्वेज अलग है, वो और ज़्यादा क़दीम। लेकिन महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से ऊपर की जितनी हमारी देसी ज़ुबान है
उसमें पंजाबी, वो अवधी, मगधी सब शामिल है। ये उभरने के, इनके बनने का इनका पीरियड था सीन पीरियड 10वीं सदी। 10वीं सदी। अब वो पीरियड क्यों था? वो पीरियड क्यों था? संस्कृत का गलबा खत्म हुआ था, प्राकृतें राइज हो गई थी और वो प्राकृतें रास्ता ढूंढ रही थी एक्सप्रेशन का, मतलब सेट होने का। तो वो एक पीरियड है जिसमें ये हमारी सारी देसी जबानें उभर के आई, उसमें से एक उर्दू है। अच्छा, उर्दू इसलिए दूसरों से मुख्तलिफ है कि दूसरी दीगर जबानें जो है हमारी, जिन्हें भी मतलब हिंद आर्याई जबानें, जिन्हें इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जिनको हम बोलते हैं, उनका दूसरों का मसला क्या है कि उनका जो क्या बोलेंगे इंटरेक्शन था वो लोकल की जबानों से था, लोकल के डायलेक्ट्स से था। लेकिन उर्दू का ये था कि ये किसी को छोड़ती नहीं थी, मतलब ये लोकल से भी था और इसमें ज्यादातर बाहर से आने वाला। तो जाहिर है कि बाहर से जब कोई खून आता है इसमें तो उसकी कहानी अलग होती है। तो इसमें फारसी आई, फारसी का मतलब आमद हमारे पास पहले से शुरू हो गई थी और इसकी बेस बनी फारसी, अरबिक, तुर्की। अब ये तुर्की की वजह ये है कि वो बाहर से आने वाले लोगों में कई लोग तुर्की में सब। अच्छा, फिर संस्कृत तो वैसे ही मौजूद है। और दूसरा मजे की बात यह है कि आप महाराष्ट्र में उर्दू सुनेंगे, उसमें मराठी का असर मिल मसा। आप थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो आपको वो जो तेलुगु लहजा है वो लहजा भी मिल जाएगा। सिर्फ अल्फाज नहीं मिलेंगे तेलुगु के, लहजा भी, जो वो एक बहर कह सकते हैं हम जबान की, जो बहर तो नहीं, मतलब जो एक टोन रहता है उसका, लहजा तो टोन जो रहता है। हाँ। दूसरी बात यह है कि अब आप ऊपर चले जाएं, आप जहाँ राजस्थानी से इसका मेल होगा तो उसका लहजा बदलेगा, राजस्थानी के अल्फाज आएंगे। तो लेकिन जो नुमाया फर्क जो आपको नजर आया था दक्कनी, उसके बाद आप आ जाइए मध्य प्रदेश जिसको हम बोलते हैं वहाँ की, तो थोड़ा सा हिंदी का असर शुरू हो जाता है वहाँ की। उसके बाद गुजराती, हिजरी बोला जाता, तो गुजरी जुबान के असरात, उसके बाद पंजाबी के असरात बहुत है। और उसके बाद वो जो ब्रिज भाषा जो है, बाज लोगों ने तो क्योंकि जो नजरिए हैं उसके अंदर से एक नजरिए ये भी है कि ब्रिज भाषा से निकली है। अच्छा, हाँ, एक नजरिया है कि दक्कनी से निकली है, एक नजरिया है कि पंजाबी से निकली है। तो उर्दू के मतलब पैदा होने की कई नजरियात। एक नजरिया सबसे पावरफुल ये है कि दिल्ली के आसपास जब बैरूनी हमला और यहाँ पे आने के बाद कम्युनिकेशन पर दरिया वो किया, तो उनको कोई जुबान की जरूरत थी, ऐसी जुबान जो बात पहुंचा, मिडिल ग्राउंड जो बन जाए, दोनों बात पहुंचा। तो वो लोकल के कुछ अल्फाज सीख लेते थे, अपने कुछ अल्फाज लोगों तक जो आसानी से पहुंच जाए वो इस्तेमाल करते थे। इस तरह एक नई जुबान पैदा हुई और वो कहलाई लश्कर की जगह, लश्कर की दुआ। हाँ, क्यों तो वो फौज जब बाजार में जाती थी, कुछ खरीदना होता था, कुछ लेना था, कुछ बेचना होता, तो वो उसको लश्करी जुबान के। तो एक मजबूत नजरिया ये है कि ये दिल्ली और उसके नवाह में पैदा हो। लेकिन ये नजरिया जो है थोड़ा सा कहीं कहीं इसको आके चैलेंज अगर कोई करता है तो दक्कन चैलेंज करता है कि दक्कनी भी उतनी ही कदीम है। अगर हम ये मान भी लें कि वो दिल्ली और इसके नवाह में पैदा हुई, तो आपको एक बात मानना जरूरी है, अगर आप दक्कन में पैदा होने के दावे को ना कबूल करें तो ना कबूल करें, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको ये कबूल करना जरूरी होगा कि लिटरेचर तब जो लिखा गया उर्दू में पहली मर्तबा वो दक्कन में लिखा और दक्कनी में लिखा गया। दक्कन खाली दक्कन में नहीं बल्कि दक्कनी जुबान में लिखा गया, वो जो आगे चलकर लिटरेरी उर्दू जुबान बनी। तो ये वजह है कि आपको उर्दू की पहली बसने भी दक्कन में मिलती है, आपको पहली दास्तान दक्कन में मिलती है, तो पहली शायरी का पहला दीवान दक्कन में मिलता है, नसर की पहली किताब दक्कन में मिलती है। तो लिटरेचर का जो आप उरूज है। अब दूसरा मसला ये है कि ये सारा मामला जो अदब के उरूज का जो मामला है, तो ये शुरू होता है, हम मतलब शुमार वाले हम लोग ये पकड़ते हैं अमीर खुसरो से 13वीं सदी ईस्वी की बात है। लेकिन वो 14वीं सदी 14वीं सदी ईस्वी की बात है। तो 4 सदियां गुजरने के बाद लुटे 1010वीं सदी में शुरू हो गया था ये
10वीं सदी से चालू हुआ था, तो अमीर खुसरो 13वीं सदी। जुबान के पाने का वक्त, तो 24वीं सदी में हमको यहाँ पे लिटरेचर, तो मतलब ये भी जुबानों की तारीख में 400 साल कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छा। 300-400 साल कोई बड़ी बात नहीं होती। ये मतलब बहुत जल्द इसमें लिटरेचर पैदा हो गया। अब वो लिटरेचर पैदा होने लगा, हमारे शुमाल वाले जो बताते हैं अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो के अहद में ही यहाँ पर भी जिसको हम बोलेंगे उर्दू या दक्कनी या हिंदी या हिंदवी, जिस नाम से आप पुकारें, उस जुबान में यहाँ शेर कहे जाते थे। अच्छा। ये मैंने अपनी रिसर्च में साबित किया। उसकी वजह ये है कि पहला आदमी जो शुमाल से हिंदुस्तान आया वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन जी, ये 1396 की बात, जो वो लूटने आए थे इधर दौलताबाद में। वो सिर्फ लूट नहीं आया, वो कब्जा नहीं कर, उसको होना बनना था बाप। उसमें सर मेरे को एक किस्सा जो अपने पास आता है कि मोमिन आरिफ साहब उनसे पहले आ गए थे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी से पहले मोमिन आरिफ साहब खुलदाबाद में थे। तो जब अलाउद्दीन खिलजी आया और उसने अजान सुनी तो वो थोड़ा चौंक गया कि ये कौन हमारे से पहले आ गया। तारीख से साबित है ये तो मतलब इसका रेफरेंस है, प्रूफ है कि। और जब हमने तहकीक की तो हमको ये पता चला कि हजरत मोमिन आरिफ बिल्लाह से पहले की हजरत अलाउद्दीन तैग बरहना, अच्छा, ये उनसे भी करीब 50 साल पहले यहाँ पहुंचे थे। मोमिन आरिफ बिल्लाह से उनसे 50 साल पहले। मैंने मेरी जो मराठवाड़ा में उर्दू गजल जो है, तो तहसील तो गजल पे करनी थी, लेकिन जब मैंने इस इलाके में जुबान के आगाज और इर्तिका पर गौर किया तो मेरा एक पहला चैप्टर जो है इसी पर है। तो यहाँ पे इनसे पहले भी 4-5 करीब 5 हुए थे मोमिन आरिफ बिल्लाह। अच्छा, उनसे पहले 4 लोग आज भी थे, और सिर्फ यहाँ नहीं आए थे, हाँ, वो नीचे भी चले, रूप में भी चले गए। अच्छा, बीजापुर तक, केरल तक गए थे ये लोग। तो ये तबलीग के सिलसिले में आए थे, इस्लाम के उसमें आए थे। अब जाहिर है तबलीग के सिलसिले में आए हो, लेकिन उनका मसला ये था कि उनको लोगों से राब्ता बात करनी थी, बात पहुंचानी थी, बात सुननी। तो जाहिर है कि कोई जुबान चाहिए। तो अब वो जुबान जो है ये थी। अच्छा, और एक हैरत अंगेज़ बात मैं आपको बताऊं, ठीक है, वो बाहर से आए थे, औलिया किराम भी अलाउद्दीन खिलजी से पहले आने वाले बाहर से आए थे, उन्होंने कम्युनिकेट करने के लिए कोई जुबान यकीनन इस्तेमाल। लेकिन हमको ये बताइए आप कि यहाँ पर 1352 में संत ज्ञानेश्वर होके गुजर गए। 1352, हाँ, उनके बाद आते हैं संत नामदेव, जो 1394 में जिनका इंतखाब, राइट, 1396 में आया है अलाउद्दीन खिलजी, पहला आदमी जो हमारे कायदा, हमारे लिसानिया मतलब लिंग्विस्टिक के माहिर उर्दू के आगाज का जो जरिया बताते हैं, मतलब वक्त बताते हैं कि भाई इसके आने के बाद वक्त, तो हम ये साबित करना चाहते हैं कि इनके आने से पहले यहाँ जबान आ गई, मतलब खिलजी के आने से पहले ही जबान यहाँ पे आ चुकी थी। हाँ, तो 1352 में जो इंतकाल कर गया, जिनको हम संत ज्ञानेश्वर के नाम से मानते हैं, पूरा मास्टर इनकी इज्जत करता है कि जिसने यहाँ पे अनंत के शांति की है, वो उनके हिंदी पद मिलते हैं। अब उसका आप ये बंद मारिए, उसका रस्मुल खत कुछ भी हो सकता, लेकिन वो लिखे गए हैं हिंदी में, सब घट देखो मानक मौला। हाँ, तो ये कौन सी जुबान है? ये उस टाइम की हिंदी, उर्दू, ये रेखता अब्रेस। फिर 1394 में इंतकाल करने वाले संत नामदेव बोलते हैं कि ये एक मस्जिद टूटेगा, हाँ, देहरा टूटेगा, हाँ, तो इस तरह के मिसरे, मस्जिद टूटेंगी, हाँ, मंदिर टूटे, तो वो उस जमाने में उसको मस्जिद ही बोलते, मस्जिद ही टूटेगा, देहरा टूटेगा। अब हमारे पास दैर कहाँ से आया? दैर यहीं से आया है, और देहरा बोल रहे हैं मंदिर को, हाँ, तो दिल नहीं टूटना चाहिए, मस्जिद टूटे, ये संत नाम, तो इसको भी हम शायरी कह सकते हैं, शायरी ही है ये। अरे संत नामदेव के जो अशार हैं, इसको मुक्तक बोलेंगे, हम उर्दू में खतात बोलते हैं, वो सबसे बड़ा उसका सबूत ये है कि गुरु ग्रंथ में मौजूद है, ये हिंदी वाले खतात,
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो ये सब हिंदी में लिखे गए। अब वो जब वहां लिखे गए उसमें, तो गुरुमुखी रस्म खत में लिखे गए। अब यहाँ संत नामदेव ने लिखे होंगे तो हिंदी रस्म खत में लिखे होंगे या फारसी रस्म खत में लिखे होंगे। आपके मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि किस रस्म खत में लिखा था। और एक बात और गौर कीजिए, आपके मेरे पास है रस्म खत का मसला, उन लोगों के पास रस्म खत का मसला है था। उनके पास ये था कि बात पहुंचे। बात उसमें ये नहीं था कि शाम की हो या गुरुवार की हो, बात पहुंचे। अगर आप तक मेरी बात फारसी रस्म खत में पहुंचती है ना, आपको फारसी रस्म खत में दो। अगर आप तक मेरी बात हिंदी रस्म खत में पहुंची, मैं आपको हिंदी में दूं। बेसिकली आइडिया पहुंचाना है, कम्युनिकेशन का कोई भी रास्ता हो, रस्मुल खत कोई भी हो। वो पीरियड रस्मुल खत सर एक बार बता देते ऑडियंस को कि स्क्रिप्ट को बोलते हैं, लैंग्वेज की स्क्रिप्ट को रस्मुल खत बोलते हैं, राइट। तो ये झगड़े बात के, वो तो गांधी जी बोलते थे कि हिंदुस्तानी, वो बोलते थे कि ये जबान हिंदुस्तानी है, इसको नाम भी हिंदुस्तानी देंगे और इसको 2 रस्म खत में लिखे होंगे। ये गांधी जी का नजरिया था जिसको लोगों ने कबूल नहीं किया। अब आपने जिक्र छेड़ा था इब्ने सफ़ी। इससे पहले सर मेरे को 2 सवाल इसमें आपके इसमें आया कि दखनी जो आप बोल रहे थे, दखनी तो यहाँ की हमारे दक्कन की जबान है, तो कुछ लोग बोलते हैं दखनी जो है वो उर्दू की पहले की जबान है। और दूसरी बात, उसका रस्मुल खत उर्दू में ये जो हम लिखते वैसे ही था या फिर उसमें जेर जबर पेश जोड़ा अरबी वाला था? और नहीं, दखनी का रस्मुल खत तो उर्दू वाला रस्मुल खत है जिसको हम अरबी या फारसी रस्मुल खत, पर्शियन स्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं, वही स्क्रिप्ट लिखा गया शुरू से। लेकिन हमारा बोलना क्या है कि हमको ये नहीं मानना, हमको तहकीक करना चाहिए। संत नामदेव फारसी रस्मुल खत जानते थे, ये कोई तहकीक करने। तो इसके बाद अपने पास कोई लेटर या प्रूफ ऐसे नहीं। तो ये जो आपने जो शेर होंगे अशार पढ़े, तो ये कहाँ पे मतलब लिखे हुए, कौन से स्क्रिप्ट में लिखे हुए? ये बस लोगों ये तो गुरु ग्रंथ में है। अच्छा, ये गुरु ग्रंथ में है जो। अच्छा, इसको हिंदी वाला जो है जब रिसर्च करता है तो हिंदी वाला संत नामदेव के इन्हीं अशार को कोट करता है कि ये हिंदी के पहले पहले अशार हैं और वो हिंदी स्क्रिप्ट में लिखता है। अब ये तो उर्दू नहीं, अब मेरे जैसा उर्दू वाला लिखता है तो मैं लिखता हूँ कि ये उर्दू के अशार है और मैं उसको उस बात को, अपनी बात को मैं लिखता हूँ उर्दू रस्मुल खत में। तो ये बुरी बात नहीं है। ये देखिए, जिसको हम सांझी विरासत कहते हैं वो यही असल यही। अब हमको आज हम ढूंढने निकले हैं, कुछ लोग निकलते हैं सांझी विरासत ढूंढने, टाइटल देंगे, मुशायरे का टाइटल हो जाता है सांझी विरासत। सांझी विरासत आपके अपने पास, वो उसको ढूंढिए, उसको ढूंढ के निकालिए। मैं तो ये भी दावे से बोलता हूँ कि ठीक है, अमीर खुसरो की कलाम आपको हो सकता है पर्शियन स्क्रिप्ट में मिलता, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने हिंदी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होगा, क्योंकि उनको तो लोगों तक पहुंचना, और लोगों तक पहुंचने की जो जरूरतें इन लोगों को चाहिए थी वो पूरी करते थे। आपके हमारी तरह के लोग नहीं थे वो। आप ये बात समझ लीजिए कि वो आपके हमारी तरह की वैसे छोटे जहन के लोग नहीं थे, हम उनके जहन ऐसे खुले थे। और जब बात पहुंचाने की होती थी या बात सुनने की बात आती थी तो उनके पास लैंग्वेज बैरियर नहीं था, ना उनके पास स्क्रिप्ट बैरियर। ये 100% तय है, लेकिन इस पे और तहकीक होनी चाहिए, नए लोगों ने करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब जराए बहुत कम है तहकीक के। वो जो मैंने स्क्रिप्ट थी वो भी अब मिलना मुश्किल है। मतलब म्यूजियम्स वगैरह में मिल सकते हैं, हाय ढूंढना पड़ता है। आपका जो सरमाया है, आपका जो असेट है, वो आपसे ज्यादा ब्रिटिश लाइब्रेरी में है। हाँ, फिर वो लंदन जाके जाना होगा, करना होगा। एक चीज के लिए असलम मिर्जा साहब ने एक किताब मंगाई, उनको वो किताब शायद मतलब पैसे गए उनका, उसका अफसोस नहीं, पैसा तो बहुत गया, 70-80 हज़ार रुपये गया एक किताब की, इसकी फिल्म हासिल करने के लिए। लेकिन उनको जो तकलीफें हुई, जो मतलब इतना पर्सुएशन करना पड़ा, तो वो स्टोरी कभी आंसर सुन ली यार। असलम मिर्जा साहब से। असलम मिर्जा साहब भी बहुत एक अजीम शायर सर, उनके बारे हम बाद में बात करेंगे सर। बड़े बहुत ही हैं, बड़े स्कॉलर हैं, मतलब
रिसर्च जो है। हमको तो सिर्फ असलम मिर्जा साहब गुल और जो उनकी बहुत मशहूर गजल है तातरे गुले में हाँ, या गुले शब्बो गुलो शब्बो, जो हम अगर बैठते कभी मुशायरे में तो हम सिर्फ एक ही डिमांड करते कि गुल और शब्बो वाली गजल सुना दिए। तो अभी सर आपको बताएंगे कि कितनी बड़ी शख्सियत। तो सर हम इब्ने सफ़ी पे थे कि इब्ने सफ़ी अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है एक नॉन उर्दू ऑडियंस के लिए। इब्ने सफ़ी असल में पहले तो सारे उर्दू वालों को इब्ने सफ़ी बताना चाहिए। हम वो खुश नसीब थे कि हमने पढ़ना लिखना शुरू किया इब्ने सफ़ी के उरूज के दौर। इब्ने सफ़ी उनका पीक चल रहा था जब यस, इब्ने सफ़ी का इंतकाल 85-86 के आसपास में था और वो हमारा मतलब पीक का दौर था हमारा पढ़ाई लिखाई। हमारा पहला वास्ता है उनसे पढ़ा जब हम लाइब्रेरी में जाते थे बच्चों के रसायल को। लाइब्रेरी कल्चर खत्म हो गया, मैं आपको बता रहा। प्राइवेट लाइब्रेरीज, हम जहाँ रहते थे उस छोटे से शहर में 4 प्राइवेट लाइब्रेरीज थी और हम बच्चे थे, लेकिन हमारे पास जो खर्च के लिए 10 पैसे आते थे उसमें से हम तो किताबें खरीदने के लिए और खरीद तो नहीं पाते थे, लेकिन उसको क्रेडिट पे लेने के लिए हम उसमें आधा हमारा जो जेब खर्च होता था उसमें खर्च होता था और नूर अलहसना आप इस तरह ही किया। लेकिन ये हुआ कि हमको पता ही नहीं चला कि कब हमारी नज़र मतलब इब्ने सफ़ी पड़ी। इब्ने सफ़ी पे नज़र पड़ने की वजह ये थी कि जब हम लाइब्रेरी में बच्चों का रिसाला लेने के लिए जाते थे तो वहाँ हम ये देखते थे कि लोग, ये तो आने वाला पहले ये बोलता था कि भाई इब्ने सफ़ी नया नावल आ गया, अब वो हमको दीजिए। तो वो साहब जो लाइब्रेरियन थे वो ये बताते थे कि आपका नंबर 3रा है, आपका नंबर 4था है, आपको फला। अच्छा, मतलब उस पे वेटिंग लिस्ट लग जाती थी कि इब्ने सफ़ी के नए नॉवेल पे। तो आपने वो समझो उनका जो पीक था वर्ड ऑफ माउथ की वजह से आपने सोचा कि ये कौन है जिसको इतना लोग वेटिंग लिस्ट में जाके पढ़ रहे हैं। तो फिर ये हुआ कि वो कागज पे लिख के वो बता देता था कि आपका नंबर 4था है, आपको नंबर आपको मिलेगा। तो भी अच्छा, एक लाइब्रेरी का हमारा पूरा होने के बाद हम दूसरी लाइब्रेरी के पास गए। हमको एक दिन और ताज्जुब हुआ कि वो साहब हमको उधर की लाइब्रेरी में मिले जहाँ पे इनका 4था नंबर था और वो यहाँ आने के बाद फिर वो यहाँ पे भी इब्ने सफ़ी मांग रहे, मतलब वो वहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ जल्दी जगह नंबर लगा के रखे कि यहाँ तो वो तजस्सुस बढ़ गया कि चीज़ क्या है। तो फिर नई नावल के लिए नंबर लगते थे, लेकिन इब्ने सफ़ी का 4 साल पहले और 10 साल पहले आया हुआ नावल देखा, वो तो रहता अवेलेबल था। हमने बोले यार देखे नहीं अपने शुरू से स्टार्ट किए फिर आप। अभी हमने बोले कि भाई हम 6ठी या 7ठी में थे, हमने बोले सर इब्ने सफ़ी तो देने वाले मिर्जा साहब थे, उन्हें मेरे पढ़ लोगे फारसी पढ़ेंगे, तो ले गए। और हालत ये हुई साहब कि एक मरतबा उसको शुरू करने के बाद मैं तो आज भी जा रहा हूँ कि इब्ने सफ़ी भी शुरू करने के बाद आप ख़त्म करने तक छोड़ नहीं सकते। वो ज़ुबान का सहर ऐसा है और वाक़यात इस तरह घूमता है वो कि अच्छा, आज एंटरटेनमेंट के ज़राए बढ़ गए हैं तो शायद आपको जासूसी नावल या डिटेक्टिव लिटरेचर आपको इतना अपील ना करे, बट उस टाइम पे तो अभी मतलब अभी भी फेमस है, जैसा शेरलॉक होम्स बोल के जो बहुत फेमस है। हाँ है, लेकिन मैंने ये देखा कि इंसान के अंदर ये जिस्तजू मतलब रहती है ना चीज़ों को खोजने का जो तजस्सुस जो होता है तो वो आज भी कायम है। मुझे बताओ आप, थोड़ी सी शक्ल बदल गई, क्राइम पेट्रोल की ऑडियंस उतनी है, उसको देखने वाले उतने ही लोग हैं, उसकी इब्तिदा कम नहीं होती। आप तो भाई आज के ज़माने के आदमी हैं, आप उसकी व्यूअरशिप का आप पता लगा सकते बहुत ज़्यादा। तो ये इंसान की फितरत से ये बदलेगी नहीं। हमारे ज़माने में वो जो विजुअल था वो नहीं था, हमारे ज़माने में कागज़ हुआ तो ज़ाहिर है हमारे लिए। लेकिन हमारा मशवरा ये है कि अगर आपको उर्दू सीखनी हाँ और उर्दू का मतलब फ्लुएंसी चाहिए तो आपको इब्ने सफ़ी को पढ़ना चाहिए। और इब्ने सफ़ी आज भी रिलेवेंट है, बहुत सारी, ऐसा नहीं कि आप पढ़ के ऐसा लगेगा कि कब की बात हो रही है। नहीं हम आपको बता दें कि बहुत सारी चीज़ें वो मतलब जो अब हैरी पॉटर में आ रही कि वो उड़न तश्तरी ये पहले से इब्ने सफ़ी, ये 1980 में 86 से पहले लिख के मर गया। अच्छा, मेरे को एक उसमें से जो अभी हमारे पॉप कल्चर में, पॉप कल्चर बोलते हैं जो अभी
पॉपुलर कल्चर बोलते हैं, वो भी चीजें फेमस हो रही है। तो एक पाकिस्तानी रैपर है बोहेमिया, तो शायद उसने जो नाम लिया है वो इब्ने सफी की, इसमें जो कैरेक्टर था बोहेमिया उधर से ही लिया है। हाँ, कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन वो किसी एक आध दो नावल में उसने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। उसके मेन कैरेक्टर्स जो थे, मतलब ये है कि अगर आप आज भी पढ़ने लग जाए, 200 से ज्यादा नावल हैं उसके लिखे हुए। 200 से ज्यादा? हाँ, और वो अरे महीने के महीने आता था भाई। अच्छा, हर महीने? 250 से ऊपर है उसके नावल। तो इमरान फरीदी, कासिम और उन सबके बॉस होते थे, जैसे आज का बिग बॉस है, उनको ही सामने नहीं आता। अच्छा। उसको X2 कहा जाता। X2 तो वो कभी सामने नहीं आता, उसका सिर्फ फोन आता था या उसका सिर्फ हुक्म तहरीरी तौर पे आता। तो वो किरदार जो तो मुझे बताइए कि आज का जो आपका बिग बॉस है, वो बिग बॉस भी आपको वहां देखने को मिल जाएगा इसके पीछे। और मैं किस कदर मुतासिफ था इब्ने सफी से, अगर आपको ये जानना है तो बस एक शेर आपने यहाँ इब्ने सफी पे कहा कि हम तो पुलजासिर से को, अरे हम तो कासिम है आपका कोई? हाँ, हम तो खुलजासिम, हाँ अपनी बात पे कायम है। हाँ, हम तो खुलजासिम सिम हो, तो ये खुलजासिम सिम हाँ हमसी का हुआ है। और ये शेर है इब्ने सदी के कैरेक्टर्स पे कि तुम इमरान फरीदी, तुम इमरान फरीदी तुम, हम तो यारो कासिम है। तो कासिम जो है वो एक मजाहिया कैरेक्टर है। अच्छा। और इमरान जो है वो एक शातिर विलन का कैरेक्टर है। नहीं, वो शातिर डिटेक्टिव। और फरीदी जो है उसका बॉस है, लेकिन उससे आगे मतलब हीरो जो है में वो इमरान। फिर उसमें एक लेडी कैरेक्टर भी है जूलिया वगैरह। तो कैरेक्टर्स जो है तो आपको घेर लेते हैं, आपकी जहन को वो कमर। तो ये जादू तो है, लेकिन आज भी मैंने अच्छे अच्छे लोगों को ये बोलते सुना, अच्छे अदीबों को, शायरों को, कि अगर उर्दू जुबान सीखनी है फरीदी को पढ़, वो इब्ने सदी को पढ़। सर ये जैसे ठीक है, वो अपने टाइम पे बहुत फेमस था, अभी भी हमारे जनरेशन के लोग जो उर्दू में इंटरेस्टेड, वो भी इब्ने सफ़ी, अगर आप मिर्ज़ा बुक डिपो या फिर कई रोशन गेट पे चले जाए तो वो उसकी बहुत डिमांड है आजकल भी, इब्ने सफ़ी। उसके नए नए एडिशंस आते हैं, वो आज भी वैसी भी। तो ये वक्त के साथ साथ इसने अपनी ये क्यों नहीं, किसने अडॉप्ट क्यों नहीं किया, किसने इसके ऊपर सीरीज क्यों नहीं बनाई? अभी तो मतलब OTT का भी प्लेटफॉर्म आ गया है, या फिर ये सब, या मूवी बन सकती थी या कुछ भी, कुछ इससे हुआ था पहले, किसने कोशिश की? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैदान अभी ओपन है। तो ये ओपन है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपकी नस्ल में, आपकी जनरेशन का कोई बंदा अगर ये हिम्मत करे तो ब्रावो हो जाए। अगर आपको टेस्ट करना है तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पूरी एक नावल को आप विजुअलाइज करने से बेहतर ये है कि आप उसके चैप्टर्स, एक चैप्टर को करके उस पर डाल के देखो आप यूट्यूब पे और इंस्टा पे, जो रिजल्ट्स आएंगे ना आप हैरान हो जाएंगे। ये मैदान ये आपके लिए ओपन है। इब्ने सफ़ी जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि क्रिएटिविटी मर गई या फिर आप नया कहाँ से लेके आएंगे, इसमें क्या सोचे, तो इब्ने सफ़ी आप पढ़ सकते हैं। वहां से आपको जरा सर बोलते रहता है कि एक आपका ही जुमला या फिर आपके उस्ताद का शायद, कि खाएंगे तो फिर निकलेगा। तो मतलब जब तक आप कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप आर्ट बना नहीं सकते। आर्ट बनाने के लिए कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है, विज़ात आना ज़रूरी है। तो इब्ने सफ़ी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो एक तो इस सर ने बता भी दिया कि इब्ने सफ़ी उनकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। और उर्दू सिर्फ शायरी और मोहब्बत नहीं है, उसके अलावा भी लिटरेचर बहुत है उर्दू के अंदर, और हिस्ट्री भी बता दी सर ने कि कितना पहले का लिटरेचर है और कितने लोगों ने लिखा है। तो उन्होंने तो PhD की और उनके पास रेफरेंसेस है सब चीज़ों की। अच्छा, अगर आपको वक्त नहीं खराब करो तो एक चीज़ सुन। नहीं सर, आप रात भर हम कर सकते शूट जब तक ये। तो असल में कैसा है कि उस वक्त जदीदियत का दौर था, मतलब एक लिटरेचर की एक तहरीक थी जिसको जदीद मॉडर्निज्म, तो उटपटांग चीजें लिखने का, वो कुछ भी करने का, अलामती शायरी। तो ये एक गजल में भी चलता है ना, जदीद शायर और कदीम शायर वाला जो है। तो इब्ने सदी का एक कैरेक्टर जो है ये कासिम,
ये एक दिन एक मुशायरे में पहुंच जाता और हाँ वो ना शायर, अच्छा और उसने वो निकालता पर्ची जेब में से, और वो पर्ची होगी धोबी की पर्ची, मतलब तो उसके ऊपर हिसाब लिखा है धोबी का। हिसाब हाँ लिखा, और वो पढ़ना शुरू करता हाँ। और लोग दाद देने लगे। तो इस जमाने में मतलब ये होगा, तो ये सटायर है मॉडर्निज्म पे, लिटरेचर की मॉडर्निज्म पे सटायर। तो ये है इब्न सफी कि मतलब वो जिंदगी को पूरी क्या बोलेंगे उससे देखता है, और कोई पहलू छोड़ना नहीं चाहता। अदब में क्या हो रहा है, शायरी से क्या हो रहा है, जिंदगी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, कुछ सोशल टचेस उसके जो है वो एक, और फिर सबसे बड़ के बात कि साइंस क्या थे। अच्छा ये भी उसने इन्वॉल्वमेंट किया है। और उसके अलावा और मैंने सुना है इब्ने सफी के जो राइटर थे वो खुद शायर थे, कोई अपने दूसरे नाम से वो शायरी लिखते थे। हाँ, असरार अहमद के नाम से शायरी, अच्छा। बहुत अच्छा शायर भी। अच्छा शायर भी हो, शायरी भी उनकी वो मियाद की थी। मगर इब्ने सफी तो उनका कलमी नाम था इसके लिए। अच्छा, और एक खास बात है, ये तहरीक क्यों खत्म हुई उर्दू जुबान से मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक इब्ने सफी जिंदा थे तो कुछ लोग जासूसी नावल लिखने की कोशिश करते। ये अलग बात है कि वो मार्केट उतना वो नहीं लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया कि इब्ने सफी के मरने के फौरी बाद जासूसी नावल, ये तो होना ही चाहिए था कि जासूसी नावल लिखने वालों का और उनको मार्केट मिल गया ओपन, तो उसमें और ज्यादा लोग आना चाहिए, खेप आनी चाहिए। लेकिन इब्ने सफी के अहद में उनकी जिंदगी में एच इकबाल के नाम से एक साहब थे, और दो चार और नाम थे जो जासूसी नावल लिखते थे। वो मार्केट में आती थी, पढ़ी भी जाती थी, लेकिन उनको रिस्पॉन्स वैसा था चाहिए सभी को। तो ये है कि अदब में लिखने वालों के लिए आज भी जासूसी अदब का मैदान खुला है, नए लोगों के लिए, क्योंकि आपका ऑडियंस नई नस्ल है। तो नई जनरेशन से मुझे आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं नई नस्ल से बात करें तो यंग जनरेशन के लिए, मतलब मेरा भी जितना ऑडियंस है तो मोस्टली यंग जनरेशन लिखने वालों के लिए भी, और आपकी तरह के क्रिएटिव काम करने वालों के लिए भी, जो मतलब वीडियो और फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं उनके लिए भी एक चैप्टर बना के डालिए आप इब्ने सफी। ये जरूर हम कोशिश करेंगे कि हम ढूंढ ही रहते हैं, क्योंकि अभी जो आईपी बोलते हैं उसको, कि नए नए शोज और इसका फॉर्मेट यूट्यूब पे चल रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो हम ढूंढ ही रहते कि कुछ करे इसमें। तो ये आपने एक अच्छा आइडिया देखिए इब्ने सफी, आप उसको पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें तो कुछ निकलता है। सर एक मेरे को दूसरी चीज ये पूछनी थी कि अभी है ना उर्दू के तरफ बहुत सारे लोगों का रुझान बढ़ गया है, और हम कहना तो नहीं चाहिए इसको, लेकिन ना कहते हुए भी ना मानते हुए भी उर्दू को एक टैग लग गया कि मुसलमानों की जुबान है। तो हम अभी जो ये इसके अंदर रुझान आ रहा है, नॉन मुस्लिम लोगों का ज्यादा है उर्दू के अंदर रुझान आ रहा है। अब उनके साथ चीज ये रहती है कि उनको जो अदब के दायरे है ये सब चीजों को पता नहीं होता। लेकिन आप अगर आप शायरी देखें, मुशायरों का मेरे को इतना आइडिया नहीं कि अभी कौन से स्तर पे चल रहे हैं, लेकिन शायरी जो इंटरनेट पे है, अब वो शायरी की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन उनको जितना समझता है, जितना उनका एक्सपोजर है लैंग्वेज का, तो ये बहुत ज्यादा अभी पीक पे चल रहा है उर्दू, और वो कोशिश भी कर रहे हैं सीखे। लेकिन इसमें ऐसा है कि अभी कुछ लोगों को पता नहीं है कि अब इसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है। तो अगर आप एक शायरी किसी को कहेंगे, मतलब जो शेर का टैग लगने के लिए उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसा प्रदीप, काफिया, बहर, या फिर एक शेर कहलाने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीजें होना चाहिए, एक अगर आप ऐसे ऑडियंस के लिए समझाए जिसको उर्दू का इतना कुछ नॉलेज है नहीं। तो ये दो सवाल होगा। पहले तो आपने जुबान के बारे में पूछा कि उर्दू का मतलब एक मखसूस तबके की जुबान, दूसरा शायरी क्या। तो देखिए जुबान जो है वो कोई कैद नहीं कर सकता। आप पानी जब नशे में उतरता है आप उसको रोक नहीं सकते। ये आपका ही जुमला है शायद, एक तो जुबान को कोई कैद नहीं कर सकता, और दूसरा कि कोई इसका जागीरदार भी नहीं है, कोई दावा नहीं, ना अदब का जागीरदार है ना जुबान। मैं कल गुजराती में शायरी कर सकता हूँ, मैं कल मराठी में शायरी शुरू कर सकता हूँ, और अगर मैं अच्छा शेर मराठी में कहूँगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता मराठी जबान का मकबूल शायर होने से। कोई मराठी वाला उर्दू में अगर जैन परमार आके लिखे, मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं जैन परमार को रोक नहीं।
जैन परिवार अच्छे अच्छे उर्दू शायरों से ज्यादा पढ़ा ही इंसान। राजेश रेड्डी मुझसे पहले रेफ्ता राजेश रेड्डी को छापता, वो भी उर्दू रस्म था। जागे किसी की नहीं है। ये देखिए, हम आप हवा को नहीं खरीद कर सकते, आप पानी को नहीं खरीद कर सकते। जुबान किसी की जागे होती नहीं। अगर जुबान किसी की जागे होती तो हम खानों में बढ़ चुके थे, जमाना हो गया होता। लेकिन सर इसमें एक जो मैंने नजरिया देखा है, जो यंग जनरेशन जो है, तो उनका ये कहना है कि इसको बाकी रखने का काम हमारे आबा और अजदाद ने किया है, तो इस पे हक भी हमारा ही बनता है। नहीं, आपका हक नहीं बनता है। एक बात सुनिए, आपने बाकी रखा, ये दावा भी गलत है। अच्छा, आप बाकी रखने वाले हैं, ये दावा भी। जैसे आप उर्दू मीडियम स्कूल देखे तो आप, मैंने तो जितना देखा, मेरे को पता नहीं शायद ऐसा भी हो, उर्दू मीडियम में मैंने एक भी नहीं देखा कि नॉन मुस्लिम स्टूडेंट, अब मेरे को तो, मैं खुद उर्दू मीडियम से हूँ, मेरे को तो पहले ऐसे ही लगता था कि नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स अलाउड ही नहीं होता उर्दू मीडियम स्कूल में, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कभी। ठीक है, उर्दू के पीछे होने की वजूहात कई हैं। अब ये हो गया, जैसे जैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ गया, जैसे जैसे आपको ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, तो आप कमर्शलाइजेशन बढ़ता है, तो आप ये सोचते हैं कि रोजगार जिस चीज में हो आदमी उसकी तरफ लगेगा। उर्दू के जरिए कोई रोजगार नहीं है, ये लोगों का नजरिया बन गया। लेकिन जबान से आप ये थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको रोजगार, ये तो आपकी तहजीब है। नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं, ये हमारी गलती है, जुबान की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। भाई आज उर्दू वाले अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा, क्यों? ये तो मेरी भी सही कहते कि बड़े बड़े जो उर्दू के लोग हैं, उनकी अगली नस्ल जो देखिए, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े शायर है हमारी सिटी के, तो मैं उनके मतलब जो पोते हैं उनका, मतलब उनके सर्कल का, तो उनको उर्दू रस्मुल खत पढ़ना भी नहीं आता, अपने ही शहर के कुछ बड़े बड़े शायरों के जो है। तो उसकी वजह यह है कि उनको लगता है कि इसका फ्यूचर जो है अंग्रेजी में है। लेकिन आप यकीन करो कि आज जो 2020 में हमने नई एजुकेशन पॉलिसी ने एक्सेप्ट की है, हिंदुस्तान भर के माहिरीन तालीम जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बैठ के ये डिसाइड किया है कि आपको अगर तालीम देना है किसी को, और खासतौर पे इब्तदाई तालीम, प्राइमरी एजुकेशन अगर आपको सही तरीके से बच्चों तक पहुंचाना है, तो उसकी मादरी जुबान में, उसकी मदर टंग में दी जाए। क्यों? सारी दुनिया इस बात को मानती है कि मदर टंग में आपकी जो कैपेसिटी होती है सीखने की, वो बहुत ज्यादा की, ये तो रिसर्च बेस्ड है, मतलब ये तो, हाँ, तो ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी अब एक्सेप्ट कर रही है। और अब हमारी हुकूमत बोल रही है कि पहली तालीम उसको, चाहे उसकी मदर टंग कोई हो, आपको उसी मदर टंग में देनी चाहिए। भाई क्या वजह है कि 14 जुबानों को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस माना गया? कि वह आबादी है, बोलने वाले लोग हैं, लोगों की मादरी जुबान है, मदर टंग है, तो इसलिए उनको हर रियासत की हुकूमत उस जुबान में तालीम देती है, उनको ग्रांट्स देती है अपने पास से। तो जब आप ये एक्सेप्ट कर चुके, तो भाई मैं उर्दू का आदमी हूँ, मैं बाहर गया, मुझे कोई मतलब ये मुश्किल नहीं हुई, मैं कम्युनिकेट कर लेता हूँ, फूटी फूटी अंग्रेजी में मैं पहुंचा देता हूँ मेरी बात, तो मेरे लिए मसला नहीं है। मुझे बताइए कि उर्दू में मेडिकल की तालीम भी होती थी, इंजीनियरिंग की तालीम भी होती थी, उन लोगों ने नाम कमाया। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं, आज आपके उसमें तो ऑप्शन है, उर्दू वाला ऑप्शन है ना उसमें। हाँ, उर्दू वाला ऑप्शन है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास सबसे बड़ा क्या है, आज हर बच्चे की, हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। डॉक्टर भी वो उर्दू में मेडिकल कर सकता है। तो अब आप बताइए कि आपको जो उर्दू वाले लोग, मैं मुसलमान नहीं बोलूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता वो उर्दू, वो तो हाँ, बट वो अब बना दिया उसको ऐसा, तो उर्दू वाले जो खानदान है, उर्दू बोलने वाले जो फैमिलीज हैं, तो अगर समझो उनके 50 बच्चे लगते हैं मेडिकल में, तो आप जाके वो उठा के देख लेना वो कागज, और उससे पूछना कि तुमने बुनियादी तालीम कहाँ, किस मीडियम में आज सीखी, तो 50 में से 45 बच्चे उन्हीं मीडियम पे निकलेंगे, और 4 या 5 बच्चे दूसरी जुबानों के निकलेंगे, अंग्रेजी और मराठी। तो भाई वो जो हकीकत है, वो हकीकत ही है
कि आप मदर टंग में ही अच्छे से सीखते हैं। मदर टंग ही आपको आगे पहुंचा। और एक बात याद है कि जब आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तो उसके बाद एक वक्त हुआ आता कि आपकी लैंग्वेज कोई रुकावट नहीं रही। आप अब यहाँ बैठे हैं, आपके सामने बात करने के लिए मराठी रही पर्सन आ गए, आप मराठी बोलेंगे, हिंदी वाले के साथ हिंदी बोलेंगे। आप है तो इसमें अंग्रेजी इसलिए वो करेंगे कि नई जनरेशन है, इनकी लैंग्वेज ऐसी है, तो वो लैंग्वेज बोले। एक मतलब मैं बॉम्बे ये एक कॉलेज है, बहुत मशहूर कॉलेज, सिडनी में कॉलेज, कौन सा? सिडनी में कॉलेज, अच्छा, चर्च गेट पर है, एट हार्ट ऑफ द सिटी। तो वहाँ एक दोस्त हैं, तो हम उनसे मतलब मिलने गए, फैकल्टी है, तो वो कुछ बिजी थे, तो हमको स्टाफ रूम में बिठाया तो चले गए। तो अब टीचर है, पूरी जिंदगी उसी में गई है, आने वाले चोर थोड़ा बाहर खड़ा है, बच्चों को भी लेके क्या हो रहा कैसा हो रहा। तो वो बात जो कर रहे थे वो बच्चे आपस में, तो वो बात सुनने के बाद मेरा दिमाग घूम गया और की दूसरा उसी में गया। मैं लैंग्वेज के टीचर हूँ, मैं ये गौर कर रहा था कि ये कौन सी जुबान बोल रहा। तो मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, आज भी आप किसी भी कॉलेज में, खाली उसी एक कॉलेज में नहीं, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में किसी भी एक कॉलेज में जाके एक आधा घंटा खड़े हो जाइए और बच्चों की खाली पूछताछ सुनिए। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि वो ना धर्म मराठी थी, ना पूरी हिंदी थी, ना उर्दू थी, ना पूरी अंग्रेजी, वो खिचड़ी थी जो नहीं, वो एक नई जुबान। और अगर आप जुबानों पर तवज्जो नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि रिप्लेस हो जाए, ये कुदरत का उसूल है, वही जुबान चलेगी, वही जुबान जो अडेप्टेशन। हाँ, फिर आप ढूंढेंगे वो जो आपकी जुबानों की मेलोडी 80 की दहाई के गाने आप सुनेंगे, बोलेंगे वाह क्या मेलोडी थी। अब मेलोडी का तस्वुर भी बदल जाए, जुबानें बदलेंगी, और जुबान रुकने वाली चीज नहीं है, जुबान बदलने वाली चीज। तो सर अभी ये तो आगे का क्वेश्चन था, लेकिन अब वो बात निकल गई तो मैं पूछ लेता हूँ आपको कि अब इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ज़बान तो एक सफ़र पे है, वो बदलते रहेंगी, और फिर हमको ये बात भी बुरा लग जाता है कि कोई जज्बात को जज्बातों बोल देता है, कोई अल्फाज को अल्फाजों बोल देता है। तो हम यहाँ पे कैसे अब कैसे उनको पता है कि जज्बात की वो पहले से ही जमा है, उसको आप जज्बातों नहीं कर सकते, अल्फाजों नहीं कर सकते। अल्फाजों तो यही है, अब ठीक है, अब बाद में कट कर बोल देता हूँ मैं। रेख्ता के जो संजीव सराफ है, उन्होंने ही और हुमा कुरैशी ने बहुत सारे जगह पे अल्फाजों इस्तेमाल किया है और बहुत सारी चीज़ें। तो हम इसको कहाँ पे लैंग्वेज को हम ये मानेंगे कि ये खराबी आ रही है इसमें, और ये वक्ती सफ़र लैंग्वेज अपना तय कर रही है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि बहुत थिन लाइन है फिर ये। नहीं, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बात याद रखिए, ये चीजें इससे पहले भी हुई है, बाकी वो रहेगा जो पॉजिटिव, ये छट जाएगी ये चीज। जिस दिन लोगों को समझ में आएगा कि जज्बातों नहीं होता है या अल्फाजों नहीं होता, वो कम हो जाएगी। अच्छा, एक बात करिएगा, एक नया बंदा आके जज्बात की जमा कर दे रहा है, जमा की जमा कर दे रहा है, वो आपकी जुबान का जानने वाला नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। उसको जिस दिन उसको एहसास हो जाएगा, वो अपने आप को करेक्ट कर लेगा, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। और बिलफर्ज उर्दू में एक मुहावरा है, गलतुल आम फसी। ये फारसी लग रही है मेरे को तो। नहीं, उर्दू। गलतुल आम फसी, अच्छा, मतलब जो गलतुल आम या गलतुल अवाम बोलते हैं, हाँ, अगर गलती आम हो जाए तो वो जायज। अच्छा, तो इसको हम रोके या ना रोके कि गलती आम होने से पहले रोकी है ना आपके बस में नहीं है इसको। अच्छा, ये आप समझ लो कि इसको रोकना आपके हाथ में नहीं। मैं जुबान का टीचर हूँ, मैं जुबान को चाहता हूँ, मैं एक जैसे इंग्लिश में टर्म आता है ग्रामर नाजी। हाँ, तो बहुत सारे हमारे पास उर्दू के नाजी बैठे, उर्दू नाजी जो इसको करते, तो फिर वो हमने छोड़ देना चाहिए कि ये चीज जो अगर कोई बोल रहा है अल्फा नहीं, वो देखिए, अगर उसमें ताकत होगी तो वो लफ्ज बचेगा, अगर उसमें ताकत नहीं होगी तो वो नहीं बचेगा नहीं। और मुझे, मैं आपको बता रहा कि मेरा पहला जोना जुबान किसी की आगे नहीं, कोई ठेकेदार भी जुबान को हम तो अपने तरफ पे मोल्ड नहीं कर सकते, जुबान आपको मोल्ड करती है। आप उर्दू बोलने लगेंगे, आपका लहजा
वजह से नर्म हो जाएगा। वजह है उसकी कि वो उसका जो पुल है। सर आपका भी मैं थोड़ा नोटिस कर रहा हूँ आपके लहजे में जो अब जैसे मैं जैसे बात कर रहा हूँ मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ औरंगाबाद से तो लोग मेरे को बोलते हैं कि यार हैदराबाद से है ये जैसा जो हम बोलते हैं दखनी जो टच है आपके लहजे में उतना नहीं लग रहा है दखनी टच ये आपने कुछ उसके ऊपर काम किया या फिर नहीं, ये गैर महसूस तरीके से हुआ। मैं आपको मतलब ये सही बात है मैं जो नोटिस कर रहा हूँ कि आपका उतना टच नहीं है ये तो मैंने दिल्ली में भी महसूस की, यूपी में भी महसूस की। लोगों ने मुझे मेरे मुंह पे कहा कि आपके लहजे में जरा भी हाँ नहीं यार आपके पास हाँ दखनियत नहीं है। तो अब ये गैर महसूस तरीके पे लाश हुई तो यार उसकी वजह शायद ये होगी कि एक तो घर में उस तरह की जुबान सुनी नहीं, वालिदैन से नहीं सुनी। तीसरी बात तो आपके वालिदैन तो औरंगाबाद की ही थे। हाँ औरंगाबाद के थे। ज्यादा सोबत हमको नसीब हमारे नाना की, वो एडवोकेट कुमार व्यास खासा। अच्छा। और स्कूल के ज़माने से हम 2 लोग थे, मतलब हम जब यहाँ आते थे हमारी छुट्टी का मतलब एक दिन भी वहाँ नहीं गुजर पाता पर आप औरंगाबाद आए थे तो साल में 3 महीने गुजरते थे। छुट्टियाँ खत्म होने के बाद भी 8-2 दिन अभी तो बच्चे नहीं आते, अभी नहीं जानते अभी तो टाइम है ये सारा हमारा था कि हम बहाना ढूंढते थे औरंगाबाद में रुकना। और वो नाना हमारे थे वो बड़े काबिल इंसान थे। वो फारसी के भी बड़े वो थे, अरबी के माहिर थे। और एक तरीका था उनका, वो अखबार आने के बाद वो सलीम बाबा ये सुना। अच्छा आपको पढ़ने लगाते थे। हाँ तो सुना जितने दिन मैं रहता था यहाँ। ये उनकी कुछ प्रैक्टिस मतलब ये आपको देखना चेक करना चाहते थे कि उनकी नजरों के कुछ नहीं जब मैं यहाँ रहता था तो सिवाय मेरे को किसी से नहीं सुनते थे। लेकिन मैं जब यहाँ नहीं रहता तो खुद पढ़ते थे। तो नहीं, मेरी एक बहन थी नवाजाद बहन, वो उसको भी होते, उसकी उर्दू भी इसीलिए होती नहीं, वो भी उर्दू की टीचर हुई। अच्छा वो भी रिटायर हो गई है। तो ये जबान का मतलब आपके नाना से आपको हम 2 साबिन लोग थे जिनसे तो उनको बड़ा वो था। और मैं रहने के बाद तो वो बोलते थे सलीम बाबा आप पर। तो उसमें फायदा ये होता था उर्दू का जो सबसे बड़ा मसला है तलफ़ुज़ का। तलफ़ुज़ का जो मेरे आप देख रहे होंगे मेरा बहुत बिगड़ा हुआ है तलफ़ुज़। तो आज भी कोई ऑफिशियल डिक्शनरी आपके पास है नहीं। अब जो कुछ है वो रास्ता की एक सर मेरे को ये पूछना है जैसे इंग्लिश जो है जो उसकी डिक्शनरी है वो हर साल कुछ नए अल्फाज अपनाते जैसा है ना, वो लेते कि आज से ये भी इंग्लिश का है। तो ये उर्दू में कुछ ऐसा पैटर्न है या फिर क्योंकि ये तो लाना पड़ेगा हमको अगर लाएंगे तो से नहीं। अच्छा ऐसा कुछ पैटर्न नहीं, ये करना चाहिए। और दूसरी बात ये है अब मगर एक है देखो, आप रेता वो चाहे कुछ कह लें, चाहे उनको आप कारोबारी बोले कुछ भी बोला, काम तो वो लोग का है और काम वही करने वाले हैं। आप ये देख लो वो जो रेस्ता की ऑनलाइन डिक्शनरी है जिस पर टैप कर दे आपको तलफ़ुज़ देती है, तलफ़ुज़ भी देता है, उसका मायने 3 ज़बान में दे देता है। और मैंने चेक किया हुआ है कि उन्होंने तलफ़ुज़ के लिए भी उतनी ही रिसर्च की, तहज़ीबुल लुग़ात से लेके कई लुग़ात। और मैंने ये भी देखा है कि जो मतलब मुतनाज़ा वो है अल्फाज वो उनको आज भी वो अभी चेयर नहीं, उनका रिसर्च चालू है। बाद अल्फाज भी उन्होंने वो अपलोड नहीं किया उस पर काम चल रहा है। अब इससे सर मेरे को और ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो रेफ्ता की तनकीद होती है, जो लोग इतना उसके बारे में बोलते हैं ये तो कारोबारी है और ये जबान से पैसे कमा रही है, जो भी उनके ऊपर इल्जामात लगते हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि उनके जो फाउंडर है वो संजीव सराब है। अगर उसके फाउंडर सलीम मोहिउद्दीन या फिर कोई और नाम से होता तो उसको शायद इतनी तरहीद ना सुनना पड़ती। नहीं भाई, क्या बोलते ताक़यामत खुला है बाब सुखत। हाँ आप कीजिए, आप तनकीद करने के अलावा आप संजीव साहब से बड़ा काम कीजिए। रोका किसने भैया? आप संजीव साहब से ज्यादा कमाइए, आपको रोका किसने? ठीक है, आप उनसे ज्यादा मेहनत कीजिए। तो सर ये अभी हमारा जो 2 क्वेश्चन में एक पे हम अटक गए थे कि दूसरा क्वेश्चन कि आप थोड़ा शायरी एक्सप्लेन कर दीजिए कि एटलीस्ट ये तो रदीफ काव्या पर ये चीजें रहनी चाहिए तब जाके आप इसको शेर कह सकते हैं। और थोड़ा बारीकी से इसलिए बताइए कि जो लोग बिल्कुल भी नहीं समझते कि शेर किसे कहते हैं तो उनको भी थोड़ा एक आइडिया लग जाए। नहीं, शेर कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। शेर कैसे है कि आपको भाई हर इंसान के पास इमोशंस से जज्बात है। हाँ
और हर इंसान के पास एक अर्ज है, अपने अंदर से एक मतालेबा होता है क्या कि भाई आप जो है तो अपने आप अपनी पर्सनालिटी को जाहिर करना चाहते, आप अपनी शख्सियत का इजहार करना चाहते। इसके कई तरीके होते हैं, इजहार करते हैं तो फ़नून लतीफ़ा जिनको हम बोलते हैं फाइन आर्ट्स, ये सब आपकी पर्सनालिटी के प्रेजेंटेशन के जरिए है, शख्सियत के इजहार के। कोई मुसव्विर बन गया, कोई गाता है अच्छे से, वो भी पर्सनालिटी का इजहार है। कोई मौसीकी, कोई रक्स, तो मौसीकी गाने को बोलते हैं, रक्स डांस को शायद कहता है। हाँ, खपराती, ये सब आपके पर्सनालिटी का। उसी तरह अदब भी एक जरिया है, अदब में नसर भी एक जरिया, शायरी भी एक जरिया, आपको अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करना। अच्छा, एक बात ये है, लोग सवाल करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो शायरी नहीं कर रहे, कोई फाइन आर्ट्स से उनका कोई लेना देना नहीं, तो वो अपनी शख्सियत को जाहिर नहीं करना चाहते, वो भी जाहिर करते, लेकिन कुदरत में उनको कोई लतीफ यानी जो लॉफ्ट, कोई खूबसूरत तरीका को नहीं दिया। आप अगर शायरी को पसंद करते हैं, इसका मतलब आपके अंदर कहीं कोई सोचने वाला दिल है, कोई हसास, कोई सेंसिटिव चीज है जो आपको शायरी की तरफ, मौसीकी की तरफ लेके, आप पेंटिंग देखेंगे आपको लगेगा कि यार बेसिकली कोई भी आर्ट की तरफ आपको अगर खींच रहा है तो आपके अगर आप जरा भी सेंसिटिव तो आए। रह गई बात कि इसके अंदर सिर्फ इश्क और आशिकी नहीं, ऐसा नहीं होता। गजल भी जहाँ तक क्या हम आपको बताना चाहते कि दो मिसरों में दुनिया समोने का नाम। अच्छा, रिदम महक वो दो चीजें होती है। आप जब बात करते हैं तो बात करने से आपके समझ में आता है कि आपका मिजाज कितना मौजूद है। मौजूद यानी बैलेंस। मैं शेर सुनाऊंगा तो वो एक बैलेंस तरीके से सुनाऊंगा। आप शेर पढ़ेंगे, आपको नहीं पता, मैं भूल गया, मेरे को एक शेर पढ़ना था आपकी इंट्रो में, लेकिन वो हुआ नहीं। तो आपके उस्ताद का शेर है, खुद की खातिर में ही जमाने के लिए जिंदा है, कर्ज मिट्टी का चुकाने के लिए जिंदा है। खुद की खातिर इन जमाने के लिए जिंदा, कर्ज मिट्टी का चुकाने के लिए जिंदा, हमारे बात। तो ये जो है ना एक एक्सप्रेशन है। शायर क्या बता रहा, आप इसी बात को बोल रहे हैं बहुत साफ तरीके से। वो मैं अपने वास्ते कहाँ जी रहा यार, हाँ, मैं इस कोई लीडर के लिए बहुत अच्छा शेर है, कर्ज मिट्टी का चुका रहा हूँ, और मैं तुम लोगों के लिए जी रहा हूँ यार, तुम्हारे वास्ते जी रहा हूँ, मर रहा हूँ तुम लोगों पे। सीधी सच्ची बात है, लेकिन ये सलीफा है कर्ज मिट्टी का। अब आप वो कर्ज मिट्टी का जो है वो एक बड़ी इमेज है। मिट्टी का कर्ज कुछ भी हो सकता है ना, मतलब आप यहाँ पैदा हुए हैं तो आपको एहसास है कि ये जमीन क्या है, यहाँ ये लोग, यहाँ ये जमीन मुझसे क्या चाहती है, यहाँ के रहने वाले मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे इनको क्या देना चाहिए। उसमें अगर आज के दौर में सोचा है तो एक सिंपल हुआ कि आप है तो माहौलियात जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट, मैं उस एनवायरनमेंट की बरकरारी के लिए अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक बंदा अपनी जिंदगी में एक मिशन बना लेता है कि मैं सिर्फ पौधे लगाऊं, वो पौधे लगा रहा, वो कर्ज मिट्टी का चुका रहा है। हाई एंगल्स है, कई एंगल्स। तो शायरी का जो छोटा सा तारुफ है जिसको हम बोलेंगे कि कोई भी बात, एक वो है कि हिमायत अली शायर के शेर की मैं मदद, ये की शायर इस जमीन के बहुत बड़े शायर थे। तो उनका एक शेर था, मैं कुछ न कहूँ और ये चाहूं कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में उतर जाए। हाँ, तो शायरी ये होती है कि मतलब खामोशी भी शायरी है। जब आप बोलने पे आते हैं तो मैं सर थोड़ा ये एंगल जो है इसमें, जो आप रूल्स और रेगुलेशन जो कहेंगे उसका जानना चाह रहा था। बहर और वज़न, तो भाई बहर और वज़न होता है, बात करने का सलीका चाहिए। मैं एक जुमला कहता हूँ,
जो नसर में है उसका असर नहीं होता, लेकिन जब मैं तो मीटर में गिरता मीटर में कहता हूँ तो कुछ औजान है, वैसे 26 कोई बताता है 26 औजान बहर बहरे 26 बहर कोई 32 बहरे के लिए कुछ हम इंग्लिश वर्ड या फिर कुछ दूसरा वर्ड मीटर। अच्छा मीटर है मीटर नहीं और हिंदी में इसको छंद कहा जाता है। अच्छा अच्छा तो हिंदी में और ज्यादा है भाई, अच्छा हिंदी में ज्यादा है और ज्यादा हमारे पास 26 है कोई 26 बताता है, कोई 32 बताते ठीक। तो इसके माहिरीन अलग हैं, कई किताबें मौजूद हैं। और मैं तारुफ में सर के बताने चाहता था कि सर को लोग जो जानते हैं वो जानते हैं छोटी बहर का बड़ा शायर, ये मैंने सुना है। मतलब मैं जितने लोगों से बोला कि मैं सलीम सर के साथ बैठने वाला था और उनका पहला अल्फाज ये था कि छोटी बहर का बड़ा शायर। भाई छोटी बहर में लिखना मुश्किल, ऐसा लोग बोलते कि इतने कम अल्फाज में, जैसा हमारे कॉमेडी में रहता है इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, कि जितने कम अल्फाजों में आप अपना ये बयां कर सकते वो वेस्ट हमारे को, मतलब हमारा प्रोसेस भी ऐसा रहता है कि आपने एक लाइन लिखी, जो सेटअप है पंच लाइन जो भी है, उसमें आपको देखना है कि इस वर्ड के बिना भी अगर मैं बात कह सकता हूँ तो उसको एडिट करके उसको हटा देना है। तो और वो सबसे हार्ड काम रहता है कि इतने कम अल्फाज में आपकी बात भी कह दे। और तो सही तो लेकिन 8 बहरें ऐसी हैं कि जिनमें ज्यादातर शायरी की जाती 8 बहरों में ज्यादातर। हाँ, और कोई 8 बहरों को कम ज्यादा करके 32 होती है। अच्छा ये समझो 8 बहरे उससे 32। अगर आप उन 8 बहरों के माहिर हो गए आप शायर हो गए। लेकिन एक खतरा है, आज जो शायरी हो रही है उसमें मतलब आपको मतलब शायरी देखिए इस दिल से निकले और उस दिल तक उतर जाए, पहुंच जाए तो वो शायरी। तो ये चीज अगर आपको पैदा करनी है, वो दोनों चीजें मीटर पे आपको हावी होना जरूरी है, आपको मीटर का जानना जरूरी है। आप तो बेबहर शायरी करेंगे अगर वो मीटर में नहीं है तो लोग आपको शायर नहीं, ये हकीकत है। लेकिन उसके बाद 2 चीजें होती है, हर चीज के मुकम्मल होने में 2 चीजें। एक, आपको जुबान आनी चाहिए, आप जुबान पे जितने मास्टर रहेंगे उतने अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे, क्योंकि वोकैबुलरी आपके पास बढ़ रहे हैं, वोकैबुलरी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है आपके पास ख्याल अच्छा होना चाहिए। तीसरी बात यह है प्रेजेंटेशन का तरीका, राइट। अच्छा ये है हमारे उस्ताद बोला करते, हमारे इकबाल साहब बोला करते थे कि हम गजलें, और गजलें उस वक्त तो खूब होती थी भाई, जब 10-10 गजलें उनके सामने रखते थे तो उसमें से एक आध सेलेक्ट होती थी, बाकी ऐसी हमारी नजरों के सामने फाड़ के पे डस्टबिन में हमारे साथ, इसमें नया कुछ नहीं है। हाँ, तो वो उनका बोलना था कि भाई या तो नया कहो या तो फिर या नए अंदाज से। अच्छा ये सेम हमारे, मतलब ये मेरे को लगता है सब आर्ट फॉर्म का यही है कि जैसा हमारे पास एक कुछ टॉपिक्स है कि उस पर सब जोक्स करते हैं, तो अब कोई करता है तो उस पर बोलता है तो तुम्हारा ये प्रेजेंटेशन बहुत अलग होना चाहिए कि एकदम अलग तरीके से सेम जोक कर रहे हो तुम, या फिर टॉपिक इतना नया हो कि अभी तक किसने छुआ ही नहीं उसको, तो वो तो अच्छा अब मुश्किल ये हो गया कि नया आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि सब तो मतलब लोगों ने न रही दश्त में खाली कोई जा मेरे बात खैर जंगल में। हाँ, तो जो मैं था कि मैं जब निकल के आ गया जंगल में तो कुछ जगह खाली नहीं, मतलब और कई दीवाने पैदा हो गए, कई पहुंच गए सहरा में, तो ये तो लोग आते रहेंगे, जगह तो खाली नहीं रही। लेकिन मसला ये है कि मयार हो वहां से, तो हमारे लोगों का वो जो पुराने लोग जो कहते थे ना तरबियत का जो तरीका होता तो वो यही था कि भैया खाओगे तो निकले तो भाई मुताला करो। तो भाई अगर आप शायरी करना चाहते हैं तो आपको एक तो बहर से वाकिफ होना जरूरी है। बहर एक प्योर टेक्निकल चीज, 2 खतरे हैं इसके अंदर। अगर आप सिर्फ बहर में अटक जाएंगे, उसी के जुल्फों में गिरफ्तार हो जाएंगे, तो आप पढ़ लिख कर कोई नई चीज कहने में नहीं रहेंगे, आप खाली उसको किसी न किसी तरह बहर में बिठाने के चक्कर। अच्छा आप सिर्फ वो बहर में बिठाने की जिद्द में रह जाए, ऐसे लोग भी बहुत। लेकिन पढ़ने लिखने वाला बंदा जो है वो बाद में आता है बहर, जिसको अपने आप को साबित करना होता है वो बाद में आता है, लेकिन बहर जरूरी है।
मैंने जैसे आपको बताया कि भाई 26 भी होती हैं, 32, 32 भी है और 8 से ही वो 32 होती है। और अगर आपको और अपने आप में वो करना है तो आप हिंदी की तरफ चले जाइए, वहां के और ज्यादा बहरो। लेकिन सब बहरें बनती हैं 3 बेसिक चीजें। एक 2 हरफी रस, रुकन कहते हैं, सिलेबल। अच्छा। हाँ, तो 2 वर्ड्स का सिलेबल, 3 वर्ड्स का सिलेबल, 6 हरफी। हाँ, और एक होता है 4 हरफी। तो 4 हरफी बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो जैसा आपको खाली ये इनके ऊपर ही इनके अलग अलग फॉर्मेशन से, जैसे म्यूजिक के स्ट्रोक्स होते हैं, तो इन तीनों को ही आगे पीछे करके कम ज्यादा करके आप पे वो बन जाते। अब जैसे ये है कि गालिब कि दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तो इसके अंदर जो है दर्द का जो दो दाल को अलग कर दिए, दाल दर्द, 2 हरफी सिलेबल है 2 वर्ड का। उसके बाद है तो दर्द का जो बचा हुआ दाल है, और वो मीम नून। हाँ, तो यहाँ पे नून सब जाएगा, दाल मीम रात, तो द ये 3 हरफी हो गया। तो इस पे वेटेज पे, मतलब अल्फाज के वेटेज पे इसको सिर्फ वेटेज, हाँ, तो ये 6 हरफी हो गया। तो आपने देखा पहला वर्ड 2 हरफी है, दूसरा 6 हरफी है, दर्द मिन्नत कशे, फिर 6 हरफी आ गया, ती कशे क शो ये, दर्द मिन्नत कशो, दवा द व 3 हरफी, 3 हरफी ना हुआ। अब हम आपको जो बोले थे 4 ये वर्ड क्यों सीखा, न ह व आ, ना हुआ, ये 4 हरफी हो गए। मैंने ये और बहर के नाम भी होते सर, नाम होते हैं। तो ये आपने जो आपको नामों के चक्कर में, अच्छा ठीक है, ठीक क्यों नहीं डालूंगा कि नाम सुन के आप हार ना दो। तो ये तो वो नाम सब पर्शियन नाम है, तो उसके चक्कर में हम अभी नहीं डालेंगे, वो आप बाद में खुद डालें। और मैं आपको बता रहा हूँ नामों की जरूरत पे ऐसे जहन में बैठ जाते कि आपको आ जाएंगे, कि आपको कुछ करना ही नहीं बनता है। एक दिन वो आता है इसकी प्रैक्टिस करने वाले के पास कि वो गुफ्तगू किसरों में करने लगता, तो ये वो कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रैक्टिस। तो ये बहर हो गई। इसके बाद दर्द कैसे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना। तो इसके अंदर आपने देखा कि पहला सिलेबल में है 2 हरफी है, उसके बाद 6 हरफी है, फिर 2 हरफी है, फिर 3 हर्फ के 3 है, और खरीदे चौथे 4 हर्फों का। अब ये पैटर्न बन गया। अब आप इसी पैटर्न पे गजल के पूरे अशार आपको ऐसे ही मिलेंगे। हाँ, दर्द मिन्नत कैसे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, और आज ही घर में बोया ना हुआ, आ तो ज ही 3 घर तो देख लीजिए 2 3 2, आज ही घर में 2। अच्छा, ये अब एक और मसला है इसी के, अब ये में जो है 2 हर्फ का नहीं रहा, क्यों नहीं रहा में वो, अब इसमें का ये गिर गया में वो, और ये होगा 3 हर्फे बना दिया। क्यों, हमारे मीटर में 3 ही हर्फ है। में वो, में बुरा नहीं बोले, में वो रिया र से हो गया 2 3 2 3 3 4। तो ये पूरी गजल एक ही मीटर में, एक ही मीटर में हर शेर ऐसी रहेगा। अच्छा, फिर जब आप सीखने लग जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कहाँ में बोलना है, कहाँ खाली इसको में बोलना, कहाँ ये बोलना है, कहाँ ये बोलना, कहाँ अच्छा एक और कहाँ एक बोलना है, कहाँ एक बोलना है, ये आपको खुद आ जाए। अब समझो मुझे इसको आगे बढ़ा, ये हमारा हो गया बहर वाला। तो इसके बाद रदीफ और काफिया। अच्छा हाँ, रदीफ का मामला ये है कि अगर रदीफ रहे तो गजल की खूबसूरती में इजाफा होता, शेर की खूबसूरती में इजाफा होता। क्यों इजाफा होता कि भाई आप कोई चीज रिपीट, तो ये जरूरी नहीं कि रदीफ रहे आपके, बाज गजलों में रदीफ नहीं भी हो सकता। अच्छा, लेकिन ज्यादा रदीफ हम दूसरे अल्फाज में रदीफ को क्या बोलेंगे इसके,
या फिर वो जो नहीं, वो कॉमन वर्ड्स जो हर शेर में आ रहे हैं आना ही आना है। वो रदीफ है, तो वो जो है तो एक वर्ड भी हो सकता, एक से ज्यादा वर्ड। ज्यादा वर्ड यूज। हाँ। ठीक। तो जैसा ये है, अब पहला शेर लीजिए, दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ। अब इसके अंदर दवा जो है, हाँ, ये जो है तो खाफिया है, ना हुआ रदीफ। अब मैंने अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ। अब दवा की जगह यहाँ बुरा आ गया, लेकिन ना हुआ एज इट इज है। हाँ, ये ना हुआ एज इट इज आखिरी शेर तक चलते रहेंगे। चलता रहेगा। ये रदीफ है, ये बदलेगी नहीं। तो जो अल्फाज बदलेंगे नहीं वो रदीफ है। और जिस लफ्ज में से कुछ हर्फ बदलेंगे वो काफी है। खाफिया। अब मैं बता रहा हूं कि खाफिया क्या होता है। दवा, दाल व अलिफ, दवा एक लफ्ज है। अब इसका खाफिया गालिब नहीं निकाला। बुरा, इसमें से खाली अलिफ कॉमन है, ब और र बदल गया, मगर अलिफ अब आखिर तक नहीं बदलेगा, ये सेट हो गया मतले में। तो अब आखिरी के आप वर्ड कोई भी लीजिए, आखिर में अलिफ होगा, अलिफ पूरा बाकी के हर्फ बदलेंगे लेकिन अलिफ आखिर में। अब हम आपको बताते हैं इसके खाफी। दवा का खाफिया दुआ, हाँ, कहा, रहा। जो सेम साउंड कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, उनको उन्हें एक लफ्ज कॉमन, लास्ट वाला अच्छा अ कॉमन है। अ की साउंड का ये सारा खेल साउंड का है। यहाँ पे वर्ड बेमाने भी आता। अच्छा, ये जरीने में कर रदीफ और खाफिये में वर्ड्स बेमानेगा, यहाँ पे सिर्फ साउंड काउंट किया जाता। तो अब ये आ की जो साउंड है उसमें तो वो कॉमन रहे। दुआ, दवा, कहा, हुआ, रहा, गया। अलीफ की जो आखिरी की साउंड, पहले की दो लफ्ज बदल रहे। गया में ग और य आया, लेकिन किसके आ, हाँ, रहा रह बहुत जरूरी, लेकिन आ कॉमन। ये है काफिया। और इसके बारीक ये मोटी मोटी चीज है, इसके बारीक उसूल भी हैं कुछ। वो तो आप जो इतना इंटरेस्टेड है फिर वो किताबों से पढ़ ले। फिर ये तो मेरे को ये था कि आप थोड़ा ये बेसिक समझा दे। तो हमको मराठी के बहुत बड़े शायर थे हमारे उस्ताद जो कमर इकबाल, वो हमको सब बिठा के कभी नहीं समझाते थे। वो सिर्फ जो गजल करेक्ट करके हमको देते थे, हम उसको संभालते थे और ले आके देखते थे कि क्या काटा है, अगली बार ये नहीं करना। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हमको मराठी के शायर सुरेश भट्ट साहब मिले, वो उसके माहिर थे। तो मुझे नई नस्ल को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका वो है जो मुझे मरहूम सुरेश भट्ट ने समझाया। जब हम नया नया लिखे थे, हमारे उस्ताद ने तो हमको ये नहीं बताया था कि भाई बिठा के कभी हम इस तरह बैठ के तो बात नहीं कर सकते। लेकिन सुरेश भट्ट एक बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। जब मैं पहला मुशायरा पढ़ के, ये मराठी के शायर थे, मराठी के गजल के बावादत। मराठी में भी गजल होती है वो? जी हाँ, मराठी में गजल कहने वाला पहला शायर। अरे वाह। तो मराठी की गजल की भी सिमिलर है उर्दू के जैसे या फिर बिल्कुल अच्छा सेम से गजल किसी जबान में कही जाए मीटर्स भी वही होंगे। और अच्छा, बस इसमें सिर्फ जबान चेंज हो रही है, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन जो सब ठीक है। तो जब मैं नीचे पढ़ के उतरा तो वो सुरेश भट्ट सामने बैठे थे। बेटा इधर आ। मैं गया, मैं यहाँ रुका हूँ, आना भरोसा आकर के पास सुना। जी सर। तो मैं गया तो फिर उसने मुझे चेक करने के लिए उन्होंने पूछा कि क्या क्या पढ़ा है, क्या बाहर वजन तो ये नहीं मालूम, मैं भी इतनी शायरी कैसे कर रहा, मतलब सीखूंगा ना सर। तेरे रुक, मैं बताता हूँ। उन्होंने बताया कि बहर क्या होती है। तो बहर के लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा हुआ, अरबी में जो बहर के माने है, एक मतलब हम समंदर के लेते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि जो खैमा होता है, तंबू जिसको हम बोलते हैं, उसका जो सेंटर का सुतून होता है, जो दरमियान में जो उसको बैलेंस करने के लिए सेंटर में जो सुतून रखा जाता है, उसे बहर कहा। अच्छा, अरबी में? अरबी। तो ये बैलेंस है। और बोलेंगे कि ये अरबी से आई है सारी चीजें। तो इन्होंने जो नाम लिए हैं वो इसी तरह है। और रदीफ जो होती है वो जो ऊंट होता है, तो ऊंट के चेहरे पे वो जो
वहाँ हमारे पास भी बांधते हैं, रस्सी से जो लगाम बांधी जाती है वो बांध के उसको मुंह से ऐसे जाके पूरा वो बनाती है, तो वो है रदीफ। अच्छा। और वो जो रस्सी होती है रदीफ को बांध के जो आदमी पकड़ के लेके चलता है वो है काफिला। अच्छा। समझ रहे आप? तो रदीफ बदलेगी नहीं, रस्सी बदल सकती है, रस्सी हिल सकती है इधर उधर, हाँ, वो रदीफ जगह पे रहेगी। रदीफ जगह बनी। हाँ, तो बोलेंगे आई बात समझ। मैंने बोला बेजी समझ में आ गई, हम अन्ना बोलते थे। अच्छा, तो मतलब ये है कि जो स्टेट ये कहाँ के थे? नागपुर के रहे। अच्छा, नागपुर के। और मराठी में इन्हें गजल को मुतारिफ किया। आज मराठी में 400 से ज्यादा लोग गजल कहते हैं। अरे वाह, तो ये गजल के पहले शायर थे सुरेश जी का पहला मजमुआ गजल का सुरेश भट्ट का है। अच्छा, तो मराठी गजल का वली है सुरेश भट्ट। आज हयात है सुरेश भट्ट? सुरेश भट्ट कहते हैं अच्छा। तो मराठी गजल के वली हैं सुरेश भट्ट। अगर सर आप 2-3 शायर जो आपको पता है मराठी के, वो बता दे ऑडियंस को, अगर जिसका रुझान उसमें भी है मराठी शायरी में, तो वो उनको पढ़ ले। हाँ हम बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सुरेश भट्ट के बाद उनके एक शागिर्द थे रे भ भरसवाड़कर। रे भ भरसवाड़कर। अच्छा। मराठी के बहुत अच्छे शायर, इसका गजल बहुत दिल लगा के कही। एक है फामू शाह जिंदे, और उसके बाद जो है अभी अभी इंतकाल हुआ परसों इलाही जमादार। इलाही बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये मराठी में क्या? हाँ बहुत खूबसूरत। और आपकी हैरत के लिए एक बात है कि मराठी में गजल सिंगर भी मौजूद हैं। अच्छा, जो हम तरन्नुम बोलते हैं या फिर गजल सिंगर जो मेहदी हसन और गुलाम जी हैं, तो भीमराव पांचाल जो है, अच्छा, वो सिर्फ गजल गाते हैं और उनके शोज होते हैं टिकट के का। अरे वाह। तो गजल आज मराठी में मतलब उतनी ही मकबूल है जितनी उर्दू में है। और गजल ऐसे ही, गजल का जादू आप किसी जुबान में जाए वैसी गजल फ्रेंच में कही जा रही है। अरे वाह। हाँ, गजल हिंदुस्तानी जुबानों से बाहर निकल गई है, गजल फ्रेंच में भी कही जा रही है। अंग्रेजी में गजल कहने की कोशिश की लोगों ने, लेकिन अभी कहते भी हैं कुछ लोग। तो ये हुआ गजल के बारे में। अब आप बता रही है गजल के बारे में, तो मैं सोचूंगा जो अब नए लोग जो जिसका अभी भी उन्होंने पढ़ना या लिखना उर्दू में स्टार्ट किया है, तो कुछ ऐसे शायर जो आसान अल्फाज में लिखते हैं, जैसे अब मेरे को पता नहीं, लेकिन बशीर बदर जो मेरे को बहुत पसंद है वो शायर, उनके अल्फाज जो है बहुत आसान अल्फाजों में शेर लिखते थे वो। तो अगर आप 2-3 शायर ऐसे बताती है जो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अब गालिब और मीर कोई नहीं पढ़ सकता जो नहीं जबान। तो मुताले का तरीका यही है कि मुश्किल से वो मतलब आसान से मुश्किल तरफ आ जाए। तो उर्दू गजल के आप 2-3 तो पहला शायर बेशक बशीर बदर। अच्छा, बशीर बदर के पास जो है वो गजल के मिसरों में वो जो टुकड़े बनाता है वो नए लोगों के लिए बहुत अच्छी, रिदम को जहन में बिठाने के लिए। और दूसरा मसला उसका सबसे अच्छा बात ये है कि मुश्किल अल्फाज नहीं है, आपको डिक्शनरी लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको वाकई गजल के बारे में आप संजीदा हैं और आप गजल कहना चाहते हैं, तो आपको बशीर बदर को पढ़ना चाहिए। पिछली किताब रखी बशीर बदर की इंशाअल्लाह। उसके बाद दूसरा आदमी, हाँ, जिसको मतलब हिंदी वाला भी आसानी से ग्रैस्प कर सकता है, निदा फाजली। हाँ, सेकंड चॉइस जो हो सकती है निदा फाजली। हम ऐसे जा रहे हैं। हाँ, बशीर बदर, निदा फाजली। तीसरा आदमी शकीब जलाली। अच्छा। हाँ, चौथा आदमी नासिर काज़मी का तो थोड़ा मतलब नासिर के पास भी आपको मुश्किल अल्फाज बहुत कम। अच्छा, लेकिन ये है कि ऐसे बहर जो है, ऐसे मिसर ऐसा बहते हुए नजर आएगा। अच्छा, सब बहते हुए नजर आएगा। तो मतलब आपका मिजाज बलसा। अब मेरे को जैसे बशीर बदर पसंद आने का एक दूसरा वजह ये भी थी कि उनकी जो तरन्नुम है, वो तरन्नुम मेरे को बहुत पसंद आती थी। अब 1-2 शायर जो बोलते, पीरज़ादा कासिम का भी तरन्नुम शायद अच्छा था। और देखिए, गजल की शायरी में तरन्नुम होता है। अच्छा, लेकिन तरन्नुम ही सब कुछ नहीं हो। अच्छा, गजल के बाज बड़े शेरों में तैद में ही है। हाँ, लेकिन
शेर आप तरन्नुम से पढ़े या तय से पढ़े, शेर बड़ा होता है। हिंदुस्तान में तरन्नुम की बड़ी वैल्यू है, पाकिस्तान में गाने वाले को बुरा माना जाता है। अच्छा, वहाँ पे मतलब उसको ये समझा जाता है कि इसे कलाम में दम नहीं है, इसलिए वो इसका सहारा ले रहा है। मेरे को लगता है बात शायर करते भी है, इसलिए भी है भी है। तो लोगों ने तरन्नुम का भी सहारा लिया और बाद में अदाकारी का भी सहारा लिया। अगर आप राहत इंदौरी एक्सप्रेशन जो है उनका, हाँ परफॉर्मेंस, मतलब आसमान हो तो हाथ, आसमान तक जाना चाहिए, ये स्टेज परफॉर्मेंस पूरा जो थिएटर आर्टिस्ट के हिसाब वो करते हैं। तो ये भी तो सर इससे अभी जो है एक गजल की बात चढ़ी है, तो मेरे को ये पूछना है कि गजल इजाद किसने किया? अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास से इजाद हुई, और या फिर आप थोड़ा डिटेल में बताइए। नहीं, इजाद नहीं कह सकते हम, इजाद नहीं, मतलब गजल का इफ्तिखार कैसे हुआ हम इसको बताएंगे, मतलब डेवलपमेंट कैसा और स्टेप बाय स्टेप। अब किताबों में जो तारीफ हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो ये है कि कसीदा अपने ज़माने की सबसे फेवरेट, सबसे मशहूर और क्या कहूँ प्रकार था, सिर्फ बोलता है उसको शायरी का। उसमें जो है तो कसीदा शुरू करने, सॉरी सर मैं आपको कट कर रहा हूँ, आप थोड़ा ये भी बता सकते हैं कि गजल तो एक फॉर्म हो गया, नज़म एक फॉर्म हो गया, और ऐसे कितने फॉर्म है शायरी के अंदर? एक बार आप जल्दी से वो बता दें, फिर उसके बाद। शायरी में कई फॉर्म होते हैं, कसीदा, रुबाई, मस्सिया, नज्म, फिर नज्म आजाद, नज्म नसीर। हाँ, उसके बाद ये बीच में एक शुरुआत में पता चल एक चीज आई थी, रेख्ता, मतलब रेख्ती जिसको बोलते थे, रेख्ता तो जुबान का आंसर, रेख्ती एक सेंस थी कि मर्द होके और तो वो भी जुबान में बात करने, हाँ पूरी तरह बात करने, तो वो रेख्ती सी। उसके बाद जो है तो फिर और आप आगे जाएं उससे थोड़ा मुखम्मस, हाँ 5 बंदों की जगह होगी, मुखम्मस कैसे कही जाएगी, मुसद्दस कही जाएगी, 6 मिसरों का अगर बंद होगा तो प्रकार कई प्रकार हैं। और मेन आप ये समझिए कसीदा, मरसिया, ये जिंदा है अभी, वो पढ़ते हैं इसका? क्योंकि बादशाह नहीं रहे, कसीदा इसलिए लिखा जाता था कि लिख के उस बादशाह की शान में सुनाया जाए, इनाम हासिल किया जाए, इसलिए कसीदा खत्म हो गया। लेकिन आज भी शख्सी कसीदे लिखे जाते हैं, किसी कोई शागिर्द अपने उस्ताद के लिए लिख लेता है, वो रेयर है, हाँ बहुत रेयर है। अब वो बाद में मरसिया आज भी लिखा जाता है, मरसिया करबला के वाक़यात पर, और मरसिया भी शख्सी भी होता है, किसी बड़े लीडर के इंतकाल पर भी मरसिया लिखा जा सकता है, उसको याद करने के लिए। कोई शागिर्द अपने उस्ताद के लिए लिख लेता है, कोई अपने बुजुर्ग के लिए लिखता, तो मगर अब ये रेयर चीज, इसमें गजल और नज़म अभी मेरा और नज़म आपको अभी। ठीक है, तो आप गजल बता रहे थे कि इसकी कैसे ये तरतीब में है? हाँ, तो गजल का मामला ये था कि ये कसीदे की जो शुरुआत के 4-5 शेर होते थे, कोई 5-7 शेर लिखता था, कोई 8-10 शेर लिखता था, क्योंकि उसको तारीफ करना होती थी बादशाह की। उसके पहले वो माहौल बनाता था। अच्छा, वो माहौल में कभी मौसम का जिक्र होता था, कभी मौसम में बाहर का जिक्र होता, कभी किसी महबूब का जिक्र होता, कभी चांद का जिक्र होता था, कभी उस इलाके के कुछ अहम चीजों का जिक्र होता था। तो वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती थी, बहुत खूबसूरत होती थी। उनको इन्वॉल्व करने के लिए जो स्टार्टिंग में करता, तवज्जो खींचने, हाँ, तो वो चीज है तो बाद में अलग निकाल के गजल के तौर पर सामने है। अच्छा, और फिर एक तारीफ और हम ये भी करते हैं कि गजल एक दर्द भरी आवाज है, दर्द भरी आवाज। एक तारीफ ये भी है, गजलुल कल्ब, यानी जब कोई हरन शिकार हो जाता था, उसको तीर लग जाता था, तो तीर लगने के बाद दम निकलने से पहले उसकी जो कसमों पर दर्द भरी आवाज होती थी, उसको गजलुल कल्ब कहा जाता, मतलब दर्द भरी आवाज। ये भी गजल की एक पाई है। एक और बात, शुरुआत में गजल के माना ये थे, और गजल से पहले एक सिंह होती थी, रेस थी, मैंने आपको बताया कि शायर तो मर्द ही था, लेकिन वो औरत की जुबान में या औरत की जज्बात बयान करता था उसके। लेकिन जब गजल आई तो थोड़ा सा मर्दानापन उसमें आया, लेके बातें सिर्फ ये होती थी, महबूब से बातें कर, जो माशूका के लिए बोलते थे गजल कहते थे, महबूब की बातें, अच्छा, या महबूब से बातें, अच्छा, दो ही चीजें होती थी, महबूब की बातें
या महबूब से बात है। अब इसको जो है तो बाद में मॉडिफाई होते हैं, मतलब इसको हम ये बोलेंगे मौसूफ टॉपिक। टॉपिक होता था महबूब की बातें या महबूब से बातें। शुरुआत में गजल की तारीफ यही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा इसके अंदर नए नए टॉपिक्स इन्वॉल्व, और आज हाल ये है, मतलब 300 साल गुजर गए गजल पर, 300 से ज्यादा। तो आज ये हाल है कि जिंदगी का कोई पहलू, कोई एंगल ऐसा नहीं है जिसको गजल ने छुआ नहीं, और नए नए पहलू आप जो भी आएंगे वो गजल छुएगी। तो ये गजल की मतलब इर्तिका है। अब दूसरी बात, हमको कहाँ से आसार पाया? गजल के आसार, वली को हम गजल का बाबा आलम मानते हैं, लेकिन वली से पहले भी गजल कही गई है। अच्छा। लेकिन गजल को जिस उरूज पर, जिस हाइट पर वली ने पहुंचाया, वो काम उससे पहले वली औरंगाबाद की, और वली और नवादी। तो ये वली गुजराती जो लगता है इसका, आप थोड़ा, जैसा वली कोई दखनी बोलता है तो ठीक है, औरंगाबाद दक्कन गई था, कोई वली औरंगाबादी बोलता है, कोई वली गुजराती बोलता है, तो ये कोई अलग अलग है वली गुजराती और वली औरंगाबाद? ये वली है, वली औरंगाबादी ही है। अब वली देखिए, वो जिस जमाने में थे कि हमारा तो ये मानना है कि 18वीं सदी के आगाज में 1707 तक के उनकी कोई तो उनकी इंतकाल जो है 1711 बताता है, फिर 1715 बताता है। अब हमारे पास वो जरिए बच्चे नहीं कि हम रिसर्च करके एग्जैक्ट बता सकते, और ये भी पता नहीं कि वली जो है तो मतलब उनका इंतकाल कहाँ हो। लेकिन तस्किरों से और बाज़ तस्किरों से ये पता चलता कि वो औरंगाबाद में थे, औरंगाबाद में रहकर उन्होंने शेर कहे। और दूसरी बात, उस जमाने में जो तस्करे लिखी हुई है उनमें जिक्र है दक्कन का, कहीं गुजराती लिखा हुआ नहीं है, किसी तस्करे में गुजराती। फिर आया कैसे गुजरात? ये एक हमारे मुहक्किक थे गुजरात से, जनाब निजामुद्दीन गोरेकर, उनका नहीं, ज़हीरुद्दीन मदनी साहब इनका नाम था। उन्होंने उनको गुजराती साबित करने की कोशिश की, उन्होंने यहाँ तक साबित कर दिया कि सूरत में एक मज़ार है जो वो मावादी का, वो किसी बुजुर्ग का है, उनका नाम वली है। अच्छा, वो ये वली नहीं है? ये वली हो नहीं सकते। इस पर तहकीक जो है तो हमारे असलम मिर्जा साहब ने बहुत अच्छी तहकीक की, पूरी किताब। अच्छा, तो आप मेरे को 2 नाम बोल चुके अब तक, एक असलम मिर्जा साहब और इफ्तिखार अफजल, तो शायद उनसे भी आ गया। आपको अगर इलाके मनासरा की अदबी वो जानना है तो इन दोनों लोगों को आपको और इससे इन तक पहुंचना ही पड़ेगा अगर आप पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक इस इलाके का जो अदबी विरसा है, तो इन दोनों तक आपको पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर मुहक्किक भी हम मतलब रिसर्च किए। हम तो भाई सीधे सीधे तकलीफकार हैं, हम तो कोई अच्छा शेर हो गया तो भी नशे में रहने वाले लोग, ये लोग होशमंद लोग। ठीक है, तो अब ये वली से बता रहे थे कि पीक गजल की वली से हुई। हाँ, तो वली ने मगर इसको जो मुखान दिया। अब ये होता था कि उस जमाने की जो असनाख होती थी, जिसको हम प्रकार बोलते हैं, फॉर्म्स लिटरेचर के, कसीदा, मरसिया, मसनवी एक होता था। और मसनवी क्या है? कहानी है, दास्तान है, उसको नज्म में बयान करता था। पोएट्री में जो दास्तान पोएट्री में बयान कीजिए वो मसनवी मैं बोलना भूल गया। सबसे मकबूल प्रकार, सबसे मकबूल फॉर्म जो होता था वो मसनवी। तो बेसिकली स्टोरी टेलिंग हो रही है। हाँ, और वो शायरी के फॉर्म में जो स्टोरी टेलिंग हो रही है उसको मसनवी। अच्छा, वो भी आज अब रहा नहीं, लेकिन आज भी बाद शायर मसनवी लिखा। अभी पिछले दिनों गजनफर ने एक मसनवी लिखी है। गजनफर उर्दू के पहले वो अदीब भी हैं, शासुबी, ठीक, तो उन्होंने लिखी है। तो ये है जनाब गजल वली ने। तो हम ये ले सकते कि गजल जो है हमारी जमीन से ही निकली है। अगर सुन लेना, वली ने पूरी तवज्जो गजल पर बात की। ऐसा नहीं कि वली के पास दूसरी असनाफ नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा गजल पूरा दी जमई से कहने वाला, और उसके कलाम में सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी कलाम की तो गजल को इस कदर तवज्जो देने वाला, इस तरह सीने से लगाने वाला पहला शायर वली है। इसीलिए उसको उर्दू गजल का बाबा आदम भी कहा जाता है। तो ये आप मान सकते हैं
कि औरंगाबाद वो ज़मीन है जहाँ से गज़ल को असल शिनाख्त मिली और असल उरूज नसीब। और गजल को, गजल का नाम भी औरंगाबाद से मिला। ये तो तयशुदा बात है। अच्छा, ये कैसे हुआ? ये तो वली से कहने वाली बात। अच्छा, ये तो हम 16वीं सदी में साबित कर देंगे कि 1525 के आसपास में शाह आरिफ बियाबानी ने यहाँ एक मसनवी लिखी है और एक नज़्म है तवील नाम वाहिद बारी। उसके अंदर उन्होंने जो है दो मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं उर्दू शायरी के, उनकी तारीफ बयान करती। तो उसके अंदर हमको पहली मर्तबा गज़ल का नाम मिलता। आप मैं 1525 की बात कर रहा हूँ। 1525 मतलब वो उससे पहले लिख चुके होंगे, 1525 में उनका इंतकाल होगा। तो हम ये माने अगर वो आखिरी दिन भी उन्होंने कहा तो 1525 में वो यहाँ पे गज़ल का लफ्ज मिलता है पहली मर्तबा, और किसी तस्करे में और किससे पहले गज़ल का लफ्ज कहीं नहीं मिलता। कि पंजस बैत, अरे यार आप बोल दो ले क्या रहा, 5 बैतों से कम नहीं हो सकती गज़ल, ये उसका है। यार अगली बार हम वो लिख के, ठीक है, वो लिख के लिए। हाँ 50 बैत। तो मैं बस ये बात पे आपके मतलब आपकी बात पे भरोसा करके गजल का नाम हमने दिया तो मैं दिल्ली के दोस्तों से बढ़ सकता हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो हमारी किताब में लिखा हुआ है मराठवाड़ा में उर्दू गज़ल जो हमारी तहकीक है, उसके अंदर से आपके रेफरेंस भी मिल जाएगा, कहाँ से उठाया ये भी मिल जाएगा, और कहीं भी आप दावा कर सकते, कोई मसला नहीं। ठीक है, देखो बोलो हमारे पास की। अब ये मराठवाड़ा का एक बुजुर्ग ने 16वीं सदी में ये वो किया। 17वीं सदी में वली आया, वली ने गज़ल को ऐसे सीने से लगाया कि मतलब सबसे महबूब सिंफ़े सुखन उसकी, सबसे ज़्यादा कलाम उसने गज़ल में कहा, और सबसे ज़्यादा मकबूल वली के है सुबी गज़ल। उस वली के गज़ल कहने के बाद जो सिलसिला चला है गज़ल कहने वालों का, तो मतलब मीर भी कहने लगे कि माशूफ अपना जो बाशिंदा दक्कन था। हाँ, तो ये गजल यहाँ से गई वहां पे दिल्ली तक गई। यस, माशूक अपना जो था वो बादशाह रहा है डकरा था। हाँ, और फिर ये है कि रेफ्ता के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब। हाँ, अगले वक्तों में कोई मीर भी था, अब सिलसिला चल रहा है, मीर बोला मेरा माशूक तम में, गालिब बोला कि मैं मीर से ये चिराग से चला हुआ, ये चेन डॉट बन के औरंगाबाद तक ही आते, ये चेन बनते हैं, और चेन ये है शिष्य इन पे। तो वली को इसलिए हम एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि दक्कन में जब गज़ल कही जा रही थी शुमाल में, उस वक्त तक गज़ल इस तरह मकबूल नहीं थी। अच्छा, था दूसरी बात कि गज़ल की मकबूलियत तो छोड़िए कि वो शुमार मतलब नॉर्थ बोल सकते हैं। हाँ, नॉर्थ में। दूसरी बात ये थी, गज़ल से छोड़िए वो उर्दू में शायरी भी वो फारसी में ही करते थे, उस तरह नहीं की जाती थी। जब वो वली का दीवान दिल्ली पहुंचा तो धूम मच गई। लोगों को मालूम हुआ कि भैया ये क्या यार। अब उसको थोड़ा सा उसका असर कम करने के लिए कि भैया एक दक्कन का आदमी आए, हम उसको आगे ले आए, उसका नाम बढ़ाएं। क्यों हो तो तासुब तो हर जगह होता है, हर वक्त होता है, आज भी होता है। तो ये दावा है कि मेरा तासुब आज भी होता है। ठीक है सर, तो आप वली हो गए, इनके अलावा अगर कुछ आप चंद जो बड़े शायर हैं अपने। अच्छा, और एक बात, उसके बाद जो है गज़ल का दूसरा बड़ा नाम शाह सिराज के सिराज औरंगाबादी। हाँ, शाह सिराज औरंगाबादी के। अच्छा, सिराज औरंगाबादी वो खुश नसीब है कि जिसकी पैदाइश और वफात के बारे में कोई वो तो हमारे पंच को कोई झगड़ा नहीं है, उनकी खबर भी मौजूद है, उनके वाक़यात भी मौजूद हैं, उनके दीवान के 1 से ज़ायद नुस्खे भी मौजूद हैं। तो सिराज औरंगाबादी इस लिहाज से खुश नसीब है। अब ये वली औरंगाबादी की बदकिस्मती कहिए क्या इस इलाके की बदकिस्मती कि वली को उन्होंने जब तो हम इसी इलाके की बोल सकते हैं। लेकिन अब अगर आप बोलें कि उर्दू के एक बहुत बड़े नक्काद हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर उर्दू की 10 गज़लें मुंतखब करने के लिए कहा जाए तो मैं सिराज औरंगाबादी की गज़ल पर रखूँगा। उर्दू की 5 गज़लें मुंतखब करने के लिए कहा जाए तो मैं सिराज औरंगाबादी की गज़ल को रखूँगा शामिल।
3 गज़लें मुंतखब करनी, तो उसमें भी सिर्फ शायद। और अगर कोई ये कहे कि मुझे एक ही गज़ल का इंतखाब करना है उर्दू शायरी में से, तो मैं खबर तहिए। तो इस सिराज औरंगाबादी की। तो आप लोग पहचानते होंगे ये गज़ल को, क्योंकि अली सेठी ने ये इसको रिसाइट किया है। तो ये सिर्फ अली सेठी जो पाकिस्तान के हैं, आप उनसे पहचान रहे, लेकिन ये अपने औरंगाबाद के ही शायर थे और बहुत बड़े शायर थे। वली औरंगाबादी और सिराज औरंगाबादी की गज़ल है। और सर ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं हमारे शायर। तो अब ये रिवायत जो जिसको हम मतलब दक्कन कहा जाता था, अब हम उसको और लिमिटेड करते हैं। मराठवाड़ा, वो इलाका महाराष्ट्र का, जिसको हम पहले से मराठवाड़ा बोलते सर इसको, या पहले कुछ और नाम? बहुत बड़े से ये तो 13वीं और 14वीं सदी में जब कासिम फरिश्ता आया था, अच्छा, तो उसने इसको मराठवाड़ी कहा। अच्छा, वो मराठवाड़ी मतलब मराठवाड़ा अगर नहीं भी था तो मराठवाड़ी रहता है 13वीं 14वीं सदी से, वो इलाका जहाँ से मराठा फॉर्म रहती, तो उसको मराठवाड़ा कहा जाता था। यहाँ रिवायत अगर हम चेन अगर इसकी बताना चाहें, वली औरंगाबाद, हाँ, वली से पहले हम हसन शौकी को लेते हैं। अच्छा, हसन शौकी के पास भी गज़ल मिलती है, कम सही, लेकिन गज़ल है और अच्छी सलीके की। एक ख्वाजा मोहम्मद देदार फानी वली से पहले यही हमारे पास थे अंबर में, लेकिन वली ने उस पे पहुंचा। और वली के बाद अगर हमको चेन अगर आप ढूंढें तो वली के बाद सिराज औरंगाबादी है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण शबीर का नाम भी लेना चाहिए, अच्छी गज़ल। अच्छा, उन्होंने दाऊद औरंगाबादी का एक नाम आता है, जिन्होंने बहुत अच्छी गज़ल कही है। उसके बाद एक आते हैं आरिफुद्दीन खान आजिज, नांदेड़ में हुआ करते थे। सर मैं सोच रहा हूँ इस पे हम एक एपिसोड भी कर सकते हैं बाद में। बिल्कुल अभी अब किया जा सकता है, लेकिन अगर मोटे मोटे नाम लिए जाए, वली, सिराज, उसके बाद आप आ जाए जो दावा सिकंदर अवध ने किया था कि 200 बरस में वज सिराजो वली के बाद उठे हैं झूमते हुए खाके दक्कन से हम। क्या अगर हम मोटी मोटी रिवायत को मोटी मोटी तौर पर इस चेन को पकड़ना चाहें, वली, उसके बाद आके सिराज औरंगाबादी, उसके बाद सिकंदर अवध, और उसके बाद काजी सलीम, बशर नवाज। काजी सलीम जो है XMP थे। जी। और उर्दू नज्म का बहुत आशी है। अच्छा, मतलब आप उर्दू नज्म की जब भी हिस्ट्री लिखने बैठेंगे तो काजी सलीम का नाम ये बगैर आप आगे नहीं जाओ। अच्छा, वो इतने बड़े शायर थे और इतने सियासी, मतलब MP भी थे यहाँ के, और उनका नाम भी लिया जाता है, बहुत अच्छे काम किया। और उसी दौर में एक शायरा भी ऐसी गुजरी है कि उर्दू नज़म की हिस्ट्री उनके बगैर मुकम्मल नहीं होती। उनको शफीक फातिमा शेरा का, शफीक फातिमा शेरा नज़म के बाद में तो 2 नाम, अगर आप देख रहे तो ये नोट डाउन करके बाद में सब शायर को पढ़िए। और अगर आपको गज़ल की चेन को पकड़ना है तो आपको वक्त के बाद आना पड़ेगा बशर नवाज के पास, बशर नवाज हमारे पास, उसके बाद जावेद नासिर, और अगर नए मुझसे ज़रा पहले वाली नस्ल में फारूक शमी, इसने आपके सीनियर जी ऐसी खूबसूरत गज़ल कि मतलब आप सर हिलते रह जा। अब सब कुछ वो नहीं है जो अली सेठी गाए, बस इतना समझिए, गज़ल को समझना है तो उसके फन को समझना होगा, और उसका जो मिजाज होता है उसको समझना होगा। एक कुएं में दरिया बंद करने का काम है। आपने बशर नवाज के बाद कौन सा नाम लिया? फारूक शमी नहीं, बशर नवाज के बाद खमर इकबाल, उसके बाद जावेद नासिर ने बहुत अहम शायर। जावेद नासिर से मेरे को याद आ रहा है कि जब बशर नवाज ने जावेद नासिर से पूछा कि मैं तो बता दूंगा कि मेरे बाद जावेद नासिर है, आप गज़ल में किसका नाम लेंगे कि कौन है अगला शायर जावेद नासिर के बाद? तो जावेद नासिर ने कहा था कि मेरे बाद है फारूक शमीम और सलीम मोहिउद्दीन। तो अब आप किसका नाम लेंगे कि आप सलीम मोहिउद्दीन के बाद कौन? मेरे पास कई नाम है। अच्छा, मैं वो खुशनसीब हूँ कि बशर नवाज की जैसा मेरे पास मतलब ढूंढना नहीं पड़ा, लेकिन ये भी हकीकत है कि 20 से 25 साल का अरसा गुजरा कि हमारे पीछे कोई नहीं था, और ये सवाल बशर नवाज से बड़ा हमारे सामने था कि भाई ये कौन। असल में होता क्या है, शायर तो हर दौर में, औरंगाबाद में आप निकालें 25 शायर मिलेंगे, परभनी चले जाए
थोड़े ज्यादा मिले, नांदेड़ में उससे कुछ और ज्यादा मिले, लेकिन वो जो हम जिसको बोलेंगे मेरे बात कौन, जिस पे यकीन हो कि वो इस रिवायत को, इस चेन को कंटिन्यू कायम रख सकता है। अभी अहमद औरंगाबादी बहुत सलीके का शेर कर रहे हैं, अहमद और हाँ मेहनत करना है, आगे जाना। अगर ये मुताला छोड़ देंगे, ये कहीं भाई दरिया है, इसको बहना चाहिए, अगर ये झील बन जाए, थम जाएगी, तो ये हम जो दावा करने जा रहे वो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो इनको मेहनत करनी थी। ठीक। उसके बाद बिलाल अनवर है, बिलाल अनवर अभी मजमुआ भी आया था बिलाल अनवर। उसके पास सलीका है, शेर में सलीका चाहिए और गजल के मिजाज को समझ। बिलाल अहमद के पास है, बिलाल के पास है, और कुछ लड़के हैं, मुसद है, मुसब प्यारे, हाँ मुसद कादरी है, मुसब प्यारे, हाँ। एक अब्दुल अजीम है, अब्दुल अजीम, फैजान अजीम, अब्दुल अजीम, अच्छा ये शायरी की है अब्दुल अजीम फैजान अजीम। हाँ उसके बाद भी कोई सा है, वसीम राही भी, वसीम राही है। वसीम राही को अभी बहुत ज्यादा, एक तो उसका बैकग्राउंड उर्दू का नहीं है, वो मराठी से है, मराठी से, लेकिन हाँ। लेकिन हम आपको पहले दिन से ये बता रहे हैं कि जुबान का कोई बैज है। मैं एक चीज इसमें सर आपको कट करना चाहूंगा कि जैसा आपने अहमद औरंगाबादी और बिलाल अनवर का नाम लिया, तो हमने एक रिसेंटली कुछ एक हफ्ता पहले ही मुशायरा किया था मकाम पे। हमने एक नई तंजीम चालू की जिसका नाम है लौहे सुगन। तो उसमें जो हमारे यूथ मुशायरा था, जिसमें हमारे सदर थे वो अहमद औरंगाबादी थे, और जो लाइनअप था उसमें बिलाल अनवर भी थे, मुसाब प्यारे भी थे, और आप जितने नाम ले रहे हो वो सब हमारे लाइनअप में थे। तो ये जो मुशायरा हुआ था हमारा यूथ मुशायरा, इसको स्पॉन्सर किया था मकाम ने। मकाम एक कम्युनिटी है, और मकाम का ही जो दूसरा पार्ट है वो शेड 2 है। तो शेड 2 जो है कोवर्किंग स्पेस और कम्युनिटी, वो भी आज हमारे एपिसोड के वो स्पॉन्सर है। तो शेड 2 के जो शाकिर भाई और फरहान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज को नहीं, मतलब वो हर तबके को एक सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे मकाम पे हमको हमेशा वो सपोर्ट करते रहते हैं, कोई भी आप इवेंट करो वो फ्री स्पेस देते हैं मकाम में, और जो जितना भी होता है उनसे। और ये भी जो हमारा लिटरली पॉडकास्ट है, तो इसकी ये सोल स्पॉन्सर है शेड 2। अच्छा, नहीं लेकिन ये बहुत अहमियत है, ये काम करना चाहिए। उर्दू वालों में ये सलीका अब आने लगा है, हाँ। और ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद हमारे। ये सिर्फ आपके लिटरेचर को बढ़ावा देना नहीं है, ये सिर्फ शायरी को बढ़ावा नहीं है, आप एक तहजीब को परवान चढ़ा रहे हैं, आप एक तहजीब को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये काम बहुत अहम है। तो शॉर्ट आउट टू शेड, और ये हमारा स्पॉन्सर जो लिटरली का इन्होंने ही किया, शेड कोवर्किंग कम्युनिटी। तो सर उसमें मैं, क्योंकि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तो अब मैं जो भी हमारे पास गेस्ट आता है उनसे पूछता हूँ कि आप तो शेर कहते हैं, आप जोक कैसे लेते हैं? तो क्या हम आपके ऊपर एक जोक कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं? कोई मसला नहीं, कभी कभी अपने आप पर हंसना भी चाहिए। ठीक है। तो ये तनसीर है थोड़ा कि आप, पहला आपका जो मजमुआ आया था 1997 में, मैं पैदा भी नहीं होता था, उस टाइम का आपका वाबस्ता आया था, और उसके बाद अब 28 साल के बाद आपका दूसरी बुक आ रही है, अगर आप दिखा सके, आइंदा। तो ये आइंदा को 28 साल क्यों लग गए? इसको 28 साल लगे हैं और जायज लगे। अच्छा। उस वक्त जब वाबस्ता आई थी तो मैं आपकी उम्र का था। अच्छा। उस वक्त जोश था, जज्बा था, और आगे पीछे सोचने की वो नहीं थी। फिर भी मैंने बहुत एहतियात से, मेरी 5 बयाज़ें थी, 5 बयाज़ों में आप अंदाजा लगाओ कम से कम 500 गज़लें थी, और मैंने कुछ दोस्तों से मशवरा किया, तो उसमें से गज़लें कम हुई 100 गज़लें, 100-125 गज़लें बची, अब वाबस्ता का हिस्सा बनी। मतलब ये है कि कौन सी चीज़ आपके नाम से जायज़, किस चीज़ में परफेक्शन है। तो उस वक्त कोई दोस्त थे, मतलब हाफिज अयाज खास तौर पे बड़े अहम आदमी थे, अदब का बड़ा अच्छा ज़ौक़ था, तो ये शेर कमज़ोर है। अच्छा। तो गज़लें कट गई, शेर के शेर कट गए, आपके रेडर बनाया, आखिर में ये हुआ कि 100 गज़लें थे बची, अल्लाह का शुक्र है, और हमने 100 गज़लें से 120 गज़लें हमने छाप के मजमुआ लेके आ गए। लेकिन उसके बाद ये होता है, गज़ल कहने के बाद जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, आपको अपनी चीज़ में खामियां नजर आ गया। मतलब ये मेरे नाम से आपने गज़ल लिख दी, फिर 1 साल के बाद यार ये तो क्या लिख दिया मैंने, बता सकते हैं? तो ये हो गया कि भाई ये नहीं, मतलब फिर ये होता है कि उसमें से कुछ अशार
कम होने लगते हैं कि ये शेर अपने नाम से नहीं जाने चाहिए। तो ये जो आदमी अपने आप को असेस करने लगता है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हिम्मत ही नहीं होती थी। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि नहीं हुआ, बीच में एक मरतबा प्रोग्राम ये था साहब कि वाबस्ता आएगी, उसके बाद मौजूदा दूसरी किताब आएंगे आएगी और तीसरी आइंदा आइन। तो मौजूदा गायब ही कर दिया आपने। तो मौजूदा इसलिए गायब हो गई कि हमारी जो तशकीक, जिसको बोले शक, अपने बारे में शक होना चाहिए। अच्छा, ये आपको अच्छा कर अपने बारे में और अपने फन के बारे में जब तक आप शक का सेल्फ डाउट में जब तक नहीं आता कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है नहीं, तो तब तक के आप कर नहीं पाएंगे। तो सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ डाउट जरूरी है एक कलाकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए। तो ये हुआ कि बीच में मौजूदा तरतीब हो गई थी। फिर उसके बाद मैं उसको जब पढ़ता था तो नहीं यार इस मजा नहीं, फिर ये करना है, इसको कट करना है, फिर ये गजल निकाल दो, फिर निकाल, इतनी सी क्या चाहते रह गई। तो ये हो गया। अब ये हुआ कि वे उम्र की इस मंजिल पे आ गए कि खुदा ना खास्ता नहीं रहती ये लोगों तक, अरे अल्लाह को रहती रही अभी, तो इसलिए आइंदा आ गई। और वो भी इसके पीछे असल मतलब फोर्स जो है, फनकार लावाबाली होता है, लापरवाह होना लाजिम है। अच्छा, हाँ, आप लिखें, एक शेर अच्छा हो जाए, दो चार भी उसके नशे में रहें, ये जिंदगी है फनकार की। अच्छा, ये सारी चीजें हमारी बस की नहीं है। असल बात इसमें एक साहब है खालिद सैफुद्दीन साहब, खालिद वारिसान आफोखलम के नाम से आज शहर में माहौल गरमाए गए। शहर के पूरे मराठवाड़ा में अदब और शेर का माहौल बना। तो वो भी शायर है या नहीं? खालिद सैफुद्दीन शायर नहीं, शायर नहीं है, वो मज़ामीन लिखते हैं बस। अच्छा। लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए। इन्होंने है तो बस वो उनको प्रोड्यूसर बोल सकते हैं हम, एक टाइप, बिल्कुल एक तरह से तहरीक देने वाला आदमी, पीछे लगने वाला, मोटिवेट करने वाला। अरे किताब का क्या हुआ मियाँ, किताब अब जब मैं रिटायर हुआ तो बोलेंगे अब तो कोई काम नहीं है, तो ये कम से कम किताब औरत की तीन हम छाप देंगे। और दूसरे हैं अबू बकर रहमान, अबू बकर जो सहाफ़ी है। हाँ, और इस किताब के मुरत्तिब भी वो दोनों ही हैं। अच्छा, मतलब इसके एडिटर जो है, एडिटर्स हैं, दोनों ही हैं। इन दोनों ने, लेकिन इन लोगों ने भी मेरी बहुत सारी गज़लें काट तो उनका काम ही वही था। हाँ, कि भाई ये नहीं जाना चाहिए। अब वो गज़ल बच गई तो बाद में दूसरे राउंड में कोई उसके अशार भी कम हुए। आपको इसमें बहुत कम गज़लें, 5 या 7 अशार से ज़्यादा की गज़लें आपको बहुत कम मिलेंगी। ठीक है सर। तो अभी तो मेरे को बात बहुत सारी चीज़ों पे करना थी, जैसे मेरे को आपका और इकबाल अशर साहब का जो आपके उस्ताद के बीच में रिश्ता था, और आपके साथ के जो अदीब थे खमर इकबाल, सॉरी मैं इकबाल अशर बोल दिया, जो अभी के शायर है, मेरे को पसंद है, असल में इकबाल अशर पसंद नहीं था। खमर इकबाल जो आपके उस्ताद थे, और उनके बारे में बात करना थी। फिर उसके बाद आपके साथ जो शौहरा थे, आपने जिनको देखा, बशर नवाज हो गए, फिर आपके साथ के जो आपके सीनियर है, जो खमर इकबाल के फेवरेट आप बोलते हैं कि फारूक शमीम साहब थे, जो एकदम से गायब हो गए, उनके ऊपर भी बात करना है, बहुत सारे लोगों पे बात करना है। तो मेरे को लग रहा है एपिसोड 2 में हम करेंगे। हाँ इंशाल्लाह, और अगर आप इजाज़त देते हो एपिसोड 2 में करेंगे। ये एपिसोड को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपकी आप गज़ल अगर पढ़ लें आपकी किताब में से कोई, तो उस पर हम फिर इसको एपिसोड को ख़त्म करेंगे, और इस वादे के साथ कि आप दूसरे एपिसोड के लिए आएंगे, और हम उसमें डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें जो इसमें रह गई, मुशायरे की शायरी और अदब की शायरी, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, और जो हमने शौरा का नाम लिया, शायद हम उस पर एक सीरीज़ भी करें अलग अलग। तो ये तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं वैसा कंप्लीट फील नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बाकी है, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत है। तो इसके बाद हम शायद एक सीरीज़ भी करें पूरी इंशाल्लाह। तो गज़ल सुनिए। जी सर। मैंने जो गज़ल मुंतखब की वो है, और इत्तेफाक से इसमें 5 से ज़्यादा शेर हैं। मसल पाक के किताबों से निकाला जा रहा। अच्छा, किताबों से निकाला जा रहा है, मुझे पर्दे पर लाया जा रहा। क्या बात है। मुझे पर्दे पर लाया जा रहा है, और कहानी की ज़रूरत भी तो देखो। अच्छा, कहानी की ज़रूरत भी तो देखो, अगर तुमसे लिखाया जा रहा। अरे वाह। अगर आज आपके हालात को देखें, पूरा सिनेरियो देखें, समाज रिलेवेंट है सर, ये एकदम सच्चा शेर है। तो गज़ल कमाल यही है कि शायर कुछ ना कहे, लेकिन हर किसी को ये लगे कि ये मेरे देख, ये मुझ पे गुजरी। तो बस ये इसमें ज़माना भी है, इसमें शायर की अपनी ज़ात भी है कि जजीरों से मोहब्बत उठ गई हो। अच्छा,
जजीरों से मोहब्बत उठ गई है। है, समंदर को खंगाला जा रहा हाँ, क्या शेर है। है। जजीरों से मोहब्बत उठ गई है, समंदर को खंगाला जा रहा है, और मेरे ख्वाबों की दुनिया को सुना है। अच्छा, मेरे ख्वाबों की दुनिया को सुना है, जजीरों में बसाया जा रहा। क्या बात है। मेरे ख्वाबों मतलब ये है कि छोटी सी जगह पे वो जजीरों का नाम बहुत वसी है। वसी है। मेरे ख्वाबों की दुनिया को जजीरों में जजीरों में बसाया जा रहा है। रहा है, और खराशों पर खराशें हैं बदन पर। अच्छा, खराशों पर खराशी है बदन पर। मगर चेहरा निखारा जा क्या बात है सर, क्या सच्चा शेर है। रहा। खराशों पर खराशी है बदन पर, मगर चेहरा निखारा जा रहा है। और कोई भीगा हुआ कपड़ा नहीं। कोई भीगा हुआ कपड़ा नहीं। कोई भीगा हुआ कपड़ा नहीं हूँ, नहीं हूँ। जो रस्सी पर सुखाया लसा। क्या बात। कोई भीगा, किसी को आप ऐसे मार्जिनाइज करते हैं, उठा के एक जगह लगा देते हैं। तो वो अपनी आप बीती। ये गजल भी, शेर भी, शायर अपनी गजल भी सुना रहे हैं और तशरी भी कर रहे हैं। इससे आपको बेटर क्या मिलेगा। तो ऐसे जो मार्जिनलाइज्ड आदमी है, उसका दुख बयान करने के लिए 2 मिसरों में बस यही हो सकता था कि कोई भीगा हुआ कपड़ा नहीं, जो रस्सी पर सुखाया जा रहा है, और मुझे हंसने की आदत हो गई। अच्छा, मुझे हंसने की आदत हो गई थी, सब रोना सिखाया जा रहा। अरे वाह वाह, क्या सच्चे से हंसने की आदत हो गई थी, तो अब सब रोना सिखाया जा रहा है। और गजल जो है उसका बुनियादी मिजाज जो है महबूब की बातें और महबूब से बातें। आप कितने भी होशियार हों, आप कितने भी ज़हीन हों, अगर आप गजल कह रहे हैं तो गजल का एक नए शेर उसमें होना आना चाहिए। तो ये सुनिए गजल का शेर कि मैं उसको याद करता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ, मुझे वो, मैं उसको याद करता हूँ, मुझे वो, ये रिश्ता यूं निभाया जा। अरे क्या बात। मैं उसको याद करता हूँ, मुझे वो, ये रिश्ता यूं निभाया जा रहा है। और पुराने कैनवस की सिलवटों पर, पुराने कैनवस की सिल्वर, पुराने कैनवस की सिलवटों पर नया चेहरा उभारा जा रहा है, किताबों से निकाला जा रहा है, मुझे पर्दे बिलाया जा रहा है। क्या गजल है सर। ये आपकी जो बुक है, ये हम कहाँ से खरीद सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पीछे बुक्स का वो रखा है शेल्फ, उसमें ये किताब आ जाता हो। कहाँ से खरीद सकते हैं लोग। ये जो अमेजोन पे अवेलेबल है। अच्छा, अमेजोन पे आ गई है। हाँ, और रेख्ता की रेख्ता वो हर बुक सेलर के पास रेख्ता की बुक मिल जाती है। मिल जाती है। ये भी आपको कोई भी बुक डिपो पर मिल सकती है। और यहाँ आसान तरीका ये है कि अमेजोन से आप मंगा ले। हाँ ठीक है। तो इसका नाम है आइंदा, सलीम मोइनुद्दीन सर। शुक्रिया सर, आप आए, हमारी दावत कबूल की। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि ये हो हमारे साथ ये एपिसोड, और इसके बाद तो और बहुत सारे एपिसोड हो। हाँ, गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह, होती रहेगी। कुछ और चीजें हैं जो मैं भी चाहूंगा कि जिन पर बात की चलेंगे सर, हम बैठ के नहीं रह सकते जी जी। तो बस आपको कैसा लगा, या फिर जो भी हमने बात की तो इसमें बहुत अच्छी आपने बुलवाया है, बहुत सारी चीजें निकलवाई है। और खुशी इस बात की है कि आपको पूरे सिनेरियो से, पूरे मंजरनामे से वाकफियत है, तो आप कुछ भी खोद के निकाल सकते हैं। हाँ। ये यकीन। तो वही काम ही हमारा वही है। इसका मतलब क्रेडिट जो हमारे लड़की भी बैठे, मेरी टीम है पूरी एक, जो मैं कुछ गेस्ट करते हैं, हम डिस्कस भी करते हैं कि ये चीज़ करना है, फिर उसके बाद वो वहाँ तक जाती है, फिर वो लोग उसके ऊपर काम करते हैं, और ये जो फिर मेरे पास पूरी ऐसे स्क्रिप्ट आती है। तो क्रेडिट हमारी टीम को भी जाता है, इसके लिटरली की टीम को। और ठीक है, मैं एक टी शर्ट पहन के बैठा था, ये भी हमारे दोस्त की, इस पे लिखा है उर्दू में लिखी हर चीज शायरी नहीं होती, और नीचे लिखा है मिर्जा गरीब। तो पूरा पर्पज भी ये था कि उर्दू में लिखी हर चीज शायरी नहीं होती, और उर्दू सिर्फ शायरी नहीं होती, बहुत सारी चीजें। तो हम एपिसोड बनाते रहेंगे और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़।